हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो सामाजिक विज्ञान की एक विशेष श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम हमारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी चारों के चारों जो लेक्चर्स है उनको चारों सब्जेक्ट को बड़े बड़े लेक्चर्स के अंदर में हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार हमने हिस्ट्री का 3 घंटे का सेशन किया था और मुझे काफी खुशी है कि फ्रेंड्स आप लोगों ने उसको काफी पसंद किया है। 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने उसको देखा हुआ है और उनको बहुत ज्यादा पसंद आया वो चीज कि हमने डिटेल में जाकर प्रैक्टिस के साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, और जल्दी से हम लोग आज के सेशन को भी जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 1600 से ज्यादा लोगों ने अब तक सेशन को लाइक कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आगे में बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के हमारी सेशन के अंदर में। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले बार भी कहा था कि आप जो है टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी हो, दानिश सर की सोशल आर्मी हो। आप लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि सी सर हम जो है यहाँ पर में जहां भी शेयर कर सकते हैं इस सेशन को वहां शेयर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से जो भी सोशल आर्मी के लोग हैं जल्दी से एक बार दबा कर शेयर कर देंगे हर एक जगह पे, ताकि पूरे मोटिवेशन के साथ में हम लोग फिर से आज का सेशन जो है उसको शुरू कर सके। हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर में जल्दी से निभा देगा। चलिए ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आज हम लोगों ने करना है यहाँ पर में 1800 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सर रख के दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एक बार एग्जाम में आया था और कभी भी एग्जाम के अंदर में जो है आपका स्टेटमेंट वाला बनाकर या सिंपल बना के पूछा जा सकता है। देखिए वह स्थान आपको बताना है जहां पर में मृतक को, जब यहाँ पर में राजू मर गया, ठीक है, तो राजू को क्या किया गया है, नॉर्थ की तरफ में सर रख के दफनाया गया है। उसका सर नॉर्थ की तरफ में रख के दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दफनाया जाता था इनाम गांव के अंदर में। इनाम गांव, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, इनाम गांव के अंदर में। ठीक है, तो इनाम गांव नाम की जगह है। अच्छा, अब मुझे एक बार बताइए आप सभी लोग, हर एक बच्चा, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से करा रहा हूं, +1 एक नंबर और जोड़ लीजिए आप लोग इसके अंदर में। इनाम गांव कहां पर में है, ठीक है, हर एक बच्चा लिखेगा कमेंट के अंदर में, एक एक बच्चा यहाँ पर में कमेंट के अंदर में लिखेगा, तब मजा आएगा कि यार यहाँ पर में आप लोग जो है एक्टिविटी कर रहे हो। इनाम गांव कहां पर में, महाराष्ट्र में। बताओ ये जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। दूसरा, बुर्ज होम कहां पर में, आप लोग लिखेंगे। मेहरगढ़ कौन से राज्य में है या कौन से देश में है, भीमबेटका कौन से राज्य है कौन से देश के अंदर में। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिखता जाएगा। ठीक है, तो बुर्ज होम जो है फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोगों का। मेहरगढ़ पिछला लेक्चर देखो, जो बच्चे नए जुड़े मैं उनको बता दूं कि इससे पहले एक पार्ट मैंने और लिया हुआ है, वो भी इस लेक्चर को देखने के बाद आप देख लेना जरूर। ठीक है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोनों लेक्चर जो है आपके हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना अच्छे से, पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मेहरगढ़ जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये आप लोगों को बलूचिस्तान में मिलेगा। बलूचिस्तान ये कहां पर में, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर में है। ओके, उसके बाद में भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में है। तो ये चारों के चारों आप लोगों में से कितने लोगों को याद था, और जितने लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पर में याद हो चुका है, ठीक है, वो बता देंगे मुझे यहाँ पर हाथ ऊपर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल बरियल साइट आपको इनाम गांव के अंदर में मिली है। बरियल साइट का मतलब होता है आपका जहां पर में लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर में ये है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर में है। एक नदी है, उस नदी का नाम है आप लोगों का, ठीक है, घोड़ नदी। घोड़ नदी का नाम क्या है, घोड़। ये घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़। उसके किनारे के ऊपर में बसा हुआ है। तो इनाम गांव कहां पर बसा है, कौन सी नदी के, भीमा नदी या घोड़ नदी, किसके किनारे पे बसा हुआ है आप बताइए। ये बसा हुआ है आपका घोड़ नदी के किनारे पे, जो कि भीमा की सहायक नदी है। मतलब घोड़ नदी है, ठीक है, घोड़ नदी, और वो बाद में जाकर जो है वो भीमा में मिल जाती है। ठीक है, भीमा नदी के अंदर में जाके मिल जाती है वो घोड़ नदी। ठीक है, 3600 से लेकर 2700 साल पहले, ये क्या हो गया इसको, ठीक है, 3600 से लेकर 2700 साल पहले जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने एक चीज याद रखना है कि ये शहर आबाद था। इनाम गांव नाम का जो जगह है वो आबाद थी, वहां पर में लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर में जनरली एक चीज देखी गई है, जितनी भी कबर आपको मिली है वहां पर में सारे लोगों को नॉर्थ की तरफ में सर रख के दफनाया गया है। अच्छा, एक चीज और थी, ठीक है, कई बार यहाँ पर में जो बरियल साइट है वो घर के अंदर में ही मिल जाती है आपको, घरों के अंदर में, तो लोग घरों के अंदर में भी दफना देते थे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मर गया, ठीक है, कोई एक इंसान मर गया, बोले यार ये इसका ना, इसका भरोसा नहीं है, इसको बाहर दफनाएंगे, फिर नहीं के अपनी कबर बदल लेगा, पड़ोसन के पास में ले जाके अपनी कबर रख देगा। ठीक है, इसको घर में ही रखो करके, मतलब इतना भी भरोसा नहीं कि कबर मरने के बाद में भी उस पर भरोसा नहीं, तो घर में ही दफना दिया उसको। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स विद इन द हाउस भी आपको कब्रें मिली है, ये याद रखना है। इसके अलावा उनके खाने पीने का भी ध्यान रखते थे कि मरने के बाद में जहां भी जाएगा खाने पीने की भूख लगेगी, ठीक है, तो खाना पानी वगैरह भी उसके पास में ही रख दिया जाता था। ओके, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि खाना पानी उसके पास ही रख दिया जाता था मरने के बाद में भी उसके पास में। ठीक है, सक्सेस किट आ गई है सर,
5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा लेने के लिए, ये तो गलत है निधि जी, उसको बोलना था आपने, आपके घर पे आला कर दे, आपके घर पर भेजा है हमने। ठीक है, चलिए, तो इनाम गांव आप लोगों को याद हो गया फ्रेंड्स, घोड़ नदी के किनारे पर है, भीमा नदी की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर सड़क के दफनाया जाता था, 3600 से 2700 साल पहले की बात है ये। अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया है कि बरियल साइट्स आपको जो इनाम गांव से मिली है उसके ऊपर में क्या आप लोगों के विचार है। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है कि इनाम गांव इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, घोड़ नदी के किनारे पे बसी हुई है। हेयर बरियल्स वर फाउंड विद इन द हाउस, यहाँ पर में घर के अंदर में भी शव मिले हैं। इस बस्ती के सबसे बड़े घर 4 कमरे के थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग बता सकते हो कि इसमें से आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा का सारा बता देता हूँ। यहाँ पर में जो इनाम गांव है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों को बड़ा जो घर मिला है, लार्ज, ठीक है, जो घर आप लोगों को मिला है वो आपको 5 रूम का मिला है। 5 रूम थे उस घर के अंदर में, मतलब जो सबसे बड़ा घर आपको मिला है इनाम गांव के अंदर में वो 5 रूम का था, 4 रूम का नहीं। तो यहाँ पर में क्या आना चाहिए आपका, देखो ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन याद करवाने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग याद रख पाओगे अब इसको। 5 रूम, ठीक है, 5 रूम्स के बराबर था ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बरियल्स जो है फाउंड हुए आपको कई बार घरों के अंदर में भी मिले, सही बात है। इनाम गांव जो है घोड़ नदी के किनारे पे था, ये भी बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। तो पहले 2 सही है आप लोगों के, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर में सही है। तीसरा वाला क्यों गलत है आप बताइए, एक बार कमेंट कर देंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए आपको, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये चीजें याद रहे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पॉइंट की तरफ में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है। चलिए बताइए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट लगा दिया आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन था आपका बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ पर में, ये आप लोगों का पैलियोलिथिक साइट है भीमबेटका, और भीमबेटका आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो एक ही जोड़ी लगनी हुई है 4 के साथ में, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। राजगृह, राजगृह जो है फ्रेंड्स ये बिहार के अंदर में है, और एक समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था बिहार के अंदर में। तो बी की जोड़ी जो है आप लोगों की लगने वाली है 3 के साथ में, तो बी की जोड़ी देखिए दोनों जगह पे 3 के साथ में लगी हुई है। अब पूरा खेल सी और डी के ऊपर में आ जाता है। अब आप बताओ इनाम गांव कहां पर में, देखा आपने एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, एग्जाम का क्वेश्चन आपने केवल यहां देखा इनाम गांव, इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर में है, और सी की जोड़ी देखिए केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर में लगा हुआ है। कितने लोगों ने सिर्फ एक चीज देखकर यहां आंसर कर दिया, एग्जाम का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सी। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, इतने आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर में है, राजगृह जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है बिहार में है, ये मगध की राजधानी हुआ करती थी एक समय में। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र के अंदर में 3600 से 2700 साल पहले ये आबाद था। ठीक है, और ब्रह्मगिरी जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आप लोगों को अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले, अशोका के, ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को मिली है वहां पर में, अभिलेख वगैरह, और ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों के अंदर में आप लोगों को बरियल साइट भी मिलती है। चलिए, व्हाट वाज जनरली द शेप ऑफ हड़प्पन सील, हड़प्पा सभ्यता के समय में जो सील पाई जाती थी, जो ठप्पे पाए जाते थे, उसका आकार क्या था। प्रिया कुमारी बोल रहे हैं उनको भी सक्सेस किट मिल गई, चलो बहुत बढ़िया। जिन जिनको मिलते जा रही है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको अभी तक नहीं मिली है उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। आप लोगों में से जितने भी लोगों ने वीडियो भेजा है फ्रेंड्स, जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर में वीडियो डाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनली मैं भी उसको चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उन सारे वीडियोस को आप लोगों के, जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम के ऊपर में डाला है, टैग किया है टीचिंग परीक्षा को प्रॉपरली। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में लगाया है टीचिंग परीक्षा के नाम से। ठीक है, सक्सेस किट की वो, और कई सारे लोगों ने वो वीडियोस भेजे हैं, मैंने आप लोगों का कुछ टेलीग्राम के ऊपर में भी डाले थे कल वीडियोस। ठीक है, आप लोगों ने देखे कल डाला है, कई सारे बच्चे कितना प्यारे प्यारे से वीडियोस भेज रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। तो हड़प्पन सील जो है आप लोगों की फ्रेंड्स आप लोगों को मिली है, वो कौन से आकार की थी? रेक्टेंगुलर, आयताकार आकार की थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है इस तरीके से मुहर जो छप जाती है। ठीक है, कोई ना कोई क्ले होता है, उसके ऊपर में ऐसा लगाकर आप उस पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा के रखते हो उसको, और वो छप जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर में देखोगे अभी कि ये छप जाता है, ये देखिए ये आकार छप गया यहाँ पर में जो भी था पूरा। तो वैसे ही फ्रेंड्स जो हड़प्पा की हमको मिली है सील, वो रेक्टेंगुलर थी, आयताकार थी। इसके अलावा यहाँ पर में जनरली क्या होता था, कोई ना कोई जानवर यहाँ पर में इसके ऊपर में होता था। ठीक है, नक्काशीदार जानवर यहाँ पर में छपा हुआ होता था, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हड़प्पा वासी जो है यहाँ पर में बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। और इनके बर्तन कौन से डिजाइन के होते थे, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, कौन से डिजाइन के होते थे? ब्लैक कलर के डिजाइन के होते थे। ये क्वेश्चन आपको पता है पिछले वाले सीटेट के अंदर में जब आया था एक बार, तो वहां पर मैं बोला था येलो कलर की डिजाइन के होते हैं, जो कि गलत था। सही आंसर क्या था? ब्लैक डिजाइन के होते थे उनके बर्तन, ब्लैक कलर की डिजाइन के। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये याद रखना आप लोगों ने, काले डिजाइन के जो है बर्तन इनके पास में हुआ करते थे, और इनकी जो सील होती थी, मुहर होती थी, वो आयताकार होती थी। अब चलिए यहाँ पर मैं देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया ये देखना है आप लोगों ने। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आसाम के अंदर में साजिद खान जी मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कल या परसों तक जो है वो पहुंच जाएंगी। जितने भी बचे हुए सारे के सारे कल या परसों आपका आप तक पहुंच जाएंगे, यहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं। परसों तक मोस्ट प्रोबेबली हर एक बच्चे ने जिसने भी फॉर्म भरा था उन लोगों को मिल जाएंगे। जिसने 20 तारीख तक फॉर्म भरा था उन लोगों को मिल जाएंगी, जिन लोगों ने बाद में भरा होगा फिर उनके लिए फिर से एक प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। झारखंड में भी फारूक खान जी परसों तक सारी आ जाएंगी, क्योंकि आज सारी डिस्पैच हो चुकी है जितनी बची थी वो। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई। अब देखिए ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। अब जो शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त हो जाने की वजह से क्या होता है जनरली कि भाई वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इलाके को, तो जिसको जैसी मर्जी आ रही वैसा कर रहा है। जब कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता है ना, तो वैसा ही होता है। आपके घर में भी देखिए अगर एक मुखिया हो जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, सबको जोड़ के रख रहा है, तो सब इकट्ठा रहते, सब अच्छे से रहते, मिलजुल के रहते। चाहे अलग अलग घर में भी रह रहे होंगे तो एक एक साथ मिलते हैं वो लोग, एक एकता यूनिटी रहती है। लेकिन मान लो अगर वो चीज नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो सब बिखर जाता है। तो वैसी चीज होती है कि शासकों का नियंत्रण अगर ना हो तो भी पूरी की पूरी सभ्यता तक समाप्त हो सकती है। ये सही बात है आप लोगों की। एनसीईआरटी के अंदर में भी ये लाइन लिखी हुई है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया हो, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि जंगल इनको चाहिए था हीट। ठीक है, गर्मी चाहिए थी उनको, उन्होंने क्या किया जंगल के जंगल काटे और उनमें आग लगाकर जो तांबा था और जो टिन था रांगा, ठीक है, तांबा और रांगा या टिन और आपके कॉपर को पिघलाया उन्होंने ब्रॉन्ज बनाने के लिए, आपके कांसा बनाने के लिए। कांसा कांसा बनाते थे ना, कांसा कैसे बनता है? मान लो आपको कांसे की एक मूर्ति बनानी है, ठीक है, ब्रॉन्ज की। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपर लेना पड़ेगा, आपको टिन लेना पड़ेगा, दोनों को पिघलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा निश्चित अनुपात में, तब जाके वो ब्रॉन्ज बनेगा। बट उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट लगेगी, कितनी गर्मी लगेगी आप लोगों को, है ना? तो फ्रेंड्स वो उसके लिए अब उनके पास में सिलेंडर तो था नहीं यहाँ पर में कि एक सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है उन लोगों ने ऑर्डर किया, ठीक है, और कोई सिलेंडर देकर आया उनको, या फिर उनके घर में पाइपलाइन लगी हुई थी, जंगल से लकड़ी काट के लाके जलाएंगे वो लोग। तो जंगलों का विनाश कर दिया था उन्होंने। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। देखो अगर पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई होती तो उसके सबूत मिले होते, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पूरे क्षेत्र में एक साथ बाढ़ गई। अब कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, बट यहाँ पूरे के पूरे क्षेत्र में कैसे बाढ़ आ सकती है, वो तो प्रलय हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लड इन द एंटायर एरिया, ये वाला गलत है आपका। पूरे के पूरे क्षेत्र में एक साथ बाढ़ नहीं आ सकती। बाढ़ कुछ क्षेत्रों में आ सकती है कि कुछ नदियां सूख गई होंगी, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई होंगी, इस वजह से खत्म हो गया। जो एरिया पास में होंगे वहां बाढ़ आ गई होंगी, कई जो दूर वाले इलाके होंगे वहां पानी नहीं पहुंच पाया होगा, ये संभावना है। लेकिन पूरे क्षेत्र में एक साथ बाढ़ आ गई होंगी तो फिर तो प्रलय टाइप का होता, फिर हमको सबूत मिलते उसके। तो ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिला है। तो जहां जहां सी है उसको काट दो आप लोग। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, यहाँ पर में ए बी एंड डी। ठीक है, संभवतः नदियां सूख गई होंगी, ये हो सकता है, क्योंकि नदियां अपना जो है रास्ता बदलती है, सूख जाती है, कई सारी चीजें होती है पर्यावरण में चेंज के कारण। लेकिन पूरे क्षेत्र में बाढ़ के कहीं पे भी सबूत हमको नहीं मिले। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स ये सवाल उठा ही क्यों। आप देखिए इतना बड़ी सभ्यता, इतना जो है सारी चीजें समृद्ध सभ्यता खत्म कैसे हो गई। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उनके पास में था, उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था,
उनकी सारी व्यवस्थाएं सही थी, उनके पास में सील थी, मुहरे थी, व्यापार करते थे ये लोग पोर्ट के जरिए, खत्म क्यों हो गए? तो कुछ कारण है। करीब 3900 साल पहले जो है फ्रेंड्स, इनमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। जो इनकी राइटिंग्स थी, सील्स थी, वेट थे, वो अब यूज नहीं होने लगे। मतलब उससे पहले यूज होते थे, लेकिन उसके बाद के हमको सबूत नहीं मिलते कि 3900 साल पहले के बाद से उन लोगों ने जो है यूज करना उसको जारी रखा हो, बंद कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो देखिए रॉ मटेरियल जो लेकर आते थे वो लोग, जो कच्चा माल लेकर आते थे वो दूर दराज से, अब वो कम हो गया, वो नहीं लाने लगे वो लोग, ठीक है। मोहनजोदारो जो है पूरा गार्बेज का पाइल बन गया, मतलब पूरा जो है कचरे का ढेर बनने लगा मोहनजोदारो। इससे हमें पता चलता है कि कोई वहां पर में शासक का नियंत्रण पूरा खत्म हो गया होगा, कोई व्यवस्था वगैरह उनकी नहीं रही होंगी, व्यवस्था खत्म हो गई होंगी। तो मोहनजोदारो जो है फ्रेंड्स, उसके सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, ठीक है। जो जल निकास प्रणाली थी, जो उनकी नालियां, ड्रेनेज सिस्टम था, वो पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, आप लोगों का खत्म हो गया, जो उनका इतना अच्छा जल निकासी क्षेत्र वो था, ठीक है। अब पहले वो लोग बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते थे, अब वो इतने अच्छे घर नहीं लगे वो लोग, उनकी पूरी सभ्यता थी वो खत्म होते हुए आ गई। कारण क्या रहा हो उसका? ये हो सकता है कारण कि शायद उनकी नदियां सूख गई होंगी उनके आसपास की, तो लोग जो है अब इतना ध्यान नहीं दे रहे, पानी की कमी हो गई तो कम लोग रहने लगे अब, तो शायद नदियां सूख गई होंगी। हो सकता है उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया हो। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स वनों की कटाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ईंट पकाने के लिए और तांबे के अयस्क, मतलब कि जो उनको ब्रॉन्ज बनाना था, तांबे का अयस्क, कॉपर का जो अयस्क था उसको निकालने के लिए, कॉपर निकालने के लिए, ब्रॉन्ज बनाने के लिए उनको ईंधन की जरूरत थी। तो हो सकता है शायद उन्होंने पूरे जंगल ही काट डाले, अब जंगल बचे ही नहीं, तो फिर इधर उधर बिखर गए वो लोग, इधर उधर चले गए। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है बाढ़ आई हो, देखो कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ का कारण हो सकता है ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन सम एरियाज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एंटायर एरिया में नहीं, सम एरियाज में बाढ़ आई होंगी। मे बी ग्रेजिंग, हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने जो जिनके जानवर थे उसको उनको चरवाने के लिए लेके जाते होंगे, लेकिन अब सारा का सारा वो ग्रीन कवर खत्म हो गया, अब जानवरों को चराना है, जानवरों को तो कुछ घास फूस खिलाना है, लेकिन घास फूस बची ही नहीं। तो अब क्या करा उन लोगों ने, फिर बोले अब चलो दूसरे इलाके में चलते जहां पर में हम हमारे जानवरों को पाल सके। एक रीजन ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में उनके शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया हो, तो ये कुछ कारण एनसीईआरटी ने सुझाए हैं, तो इन्हीं को आपने मान के चलना है, ठीक है। तो इसमें से इसी वजह से जो आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरे क्षेत्र में नहीं कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई होंगी। अब इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। एक ये चीज देखिए फ्रेंड्स, आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर में। कॉटन कल्टीवेशन जो है कितने हजार साल पहले हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। कपास की खेती लगभग कितने साल पहले और कौन से इलाके में, दो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के लिए, ठीक है। नगरों का आरंभ, ठीक है, मतलब कि सबसे पुराने जो शहर है वो कितने साल पहले बने, कौन सी नदी के किनारे बसे थे ये भी बता दीजिए। और ये जो सबसे पुराने शहर थे ये खत्म कब हुए, ये सबसे पुराने वाले शहर कितने साल पहले खत्म हो गए थे? 3900 साल पहले खत्म हो गए, 4700 साल पहले बने, 3900 साल पहले खत्म हो गए, मतलब 600 साल के अंदर में ही वो खत्म होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर बाद में नए वाले शहर बनने लगे आपके, दूसरे शहर इमरजेंस, अन्य नगरों का विकास। पहले सबसे पहले वाले शहर 4700 साल पहले बने, फिर बाद में गंगा नदी के किनारे, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे 2500 साल पहले नए नगर बसने लगे, 2500 साल पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से। फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर भी करते रहेंगे आप लोग सभी लोग। जी हाँ, अगर अभी आपने फॉर्म भरा है तो उसको 2-3 दिन उसको प्रोसेसिंग में लगेंगे, फिर वो डिस्पैच होगा। जिन लोगों ने पहले 20 तारीख तक भर चुके थे उन लोगों को सब तक आ जाएगा, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने टीचिंग वो फॉर्म भर दिए उन लोगों तक पहुंच जाएगा। एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड सभी लोग एक साथ, जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड सीटाडेल की, ठीक है, तो आप लोगों को सीटाडेल जो है वो कहां पर में मिला है, ठीक है। जो सबसे जो है ना आप जोड़ियां लगा सकते वो लगाना है। वैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से जैसे फायर अल्टर की, ठीक है, फायर अल्टर आपको लोथल में भी मिला है, अग्निकुंड, ठीक है, आपको लोथल में भी मिला है और कालीबंगान में भी मिला है। लेकिन अगर आप अग्निकुंड की जोड़ी लोथल के साथ लगा दोगे तो फिर बंदरगाह किसके साथ लगाओगे? देखो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे सोचना होता है, ध्यान से समझिए आप, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचना है आपने। अग्निकुंड आपको लोथल में भी मिला है और कालीबंगान में भी मिला है, लेकिन अगर आप अग्निकुंड लोथल के साथ लगा दोगे फिर बंदरगाह किसके साथ लगाओगे, है ना। तो एक काम करते हैं, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप सोच के लगाओ, ठीक है। तो फायर अल्टर कालीबंगान के साथ में लगा दीजिए और डॉकयार्ड लगा दीजिए लोथल के साथ में,
तो ये एक लॉजिकल जोड़ी बन जाएंगी। ऐसे सोचना होता है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं जहां पर में एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग जब एक से ज्यादा वहां पर में ऑप्शंस हो तो आप कैसे सोचते हो, कैसे आप एलोकेट करते हो, रिसोर्स एलोकेट कैसे करते हो। ठीक है, सीटाडेल, दुर्ग, नगर दुर्ग आपको मोहनजोदारो में मिला है, जहां पर में आपको एक बड़ा सा जो है वहां पर में स्विमिंग पूल टाइप का भी मिला है जिसको महान स्नानागार कहा गया है। ठीक है, हड़प्पा में आपको जो है फ्रेंड्स क्या मिला है, ठीक है, स्टोर हाउस मिले आप लोगों को, भंडार गृह मिले हड़प्पा के अंदर में। तो इसको इस तरीके से आप एलोकेट कर सकते थे, आप जोड़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि बंदरगाह अगर आप लोथल को नहीं दोगे तो कहीं पे यहाँ तीनों में तो बंदरगाह था ही नहीं, तो फिर कैसे दोगे। तो इसी वजह से आपका डी जो है वो 1 को देना जरूरी है आपका। ठीक है, डी 1 को देना जरूरी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ से कैंसिल हो गया आप लोगों के। उसके बाद में आपका फायर अल्टर, अगर लोथल इसको दे दिया तो कालीबंगा नहीं बचा आपका, तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी आपकी, और बी की जोड़ी यहाँ पर में 3 के साथ नहीं लगी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको आंसर तक पहुंचना था। एग्जामिनर चाहता था कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फायर अल्टर आपका कालीबंगान और लोथल दोनों जगह पे मिले। अगर आप कालीबंगान को ना देते हुए लोथल को दोगे फायर अल्टर, तो फिर डॉकयार्ड किसी को नहीं दे पाओगे, इसीलिए डॉकयार्ड लोथल को दो, ये चाहता है। कितने लोगों को समझ गए यहाँ पर में। ठीक है, नगर दुर्ग तो हड़प्पा में भी था। फिर आप जोड़ी कैसे लगाओगे, टारगेट जी, और दूसरी चीज इमोजी सही से इस्तेमाल किया करो। ठीक है, यहाँ पर में इमोजीज जो है अगर सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आपको ही होगी, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है, तो डॉकयार्ड आप यहां पर में नहीं लगाओगे तो आप ऑप्शन कैसे लगाओगे यहां पर में। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपने। डॉकयार्ड के ऊपर में पूरा खेलता, क्योंकि सी और डी उसी से एलिमिनेट हो रहे हैं आपके, डॉकयार्ड की वजह से। ओके, अगर सीटाडेल की बात करें तो सीटाडेल तो सारे ही जगह पे था वो सीटाडेल, लेकिन फिर लगाओगे कहा, किसको एलोकेट करे आप। सीटाडेल ए, वो तो लोथल में भी था, हड़प्पा में भी था, कालीबंगान में भी था, मोहनजोदारो में भी था। ठीक है, सीटाडेल तो सभी जगह पे था, केवल चानूदारो एक ऐसी जगह है जहां सीटाडेल नहीं मिला आपको, दुर्ग नहीं मिला, चान्हू नाम की जगह पे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से थोड़ा सा समझदारी के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना था इसको। डॉकयार्ड मेरे हिसाब से सबसे सिंपलेस्ट था। ठीक है, आप लोगों का ये लगाने का डॉकयार्ड और फायर अल्टर। ठीक है, जिससे ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो गए और आपका हो गया, क्योंकि यही ऐसी जगह है जहां पर जो यूनिक थी। बाकी ये दो जगह है जो आप लोगों को काफी सारे जगहों पे मिली थी। ठीक है, तो सीटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है, ऊपरी नगर या दुर्ग या निचला नगर, ये लगभग जो है फ्रेंड ज्यादातर शहरों में था आप लोगों का। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे शहरों में विस्तृत भंडार गृह भी मिले आप लोगों को। ठीक है, लोथल में बंदरगाह मिला है आप लोगों को, तो बंदरगाह आप लोगों को लोथल को ही एलोकेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। इसी वजह से लेक्चर देखना जरूरी है आप लोगों का, जितना ज्यादा अच्छे से लेक्चर देखोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा जो है आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है। द मेसोलिथिक पीरियड, 9,000 साल पहले जो है फ्रेंड्स मेसोलिथिक पीरियड था। या फिर एक काम करते हैं, इसको ना मैं आप लोगों को पहले ये दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग आंसर लगाइए। देखो फ्रेंड्स, मेसोलिथिक पीरियड जो है ना आप लोगों का, वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक था। अगर वो हम लोग, एक इमेज है हमारे पास में, वो अगर हम लगा पाए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा पूरा का पूरा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तीनों मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को हम समझा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड देखिए कि आपका जब मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, तभी से जो है फ्रेंड्स हमारे में डोमेस्टिकेशन, मतलब कि बसने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी आप लोगों की। एक जगह पे आप बसने लगे थे 12,000 साल पहले, मतलब मेसोलिथिक पीरियड के अंदर में एक जगह पे आप बसने लगे, जब से मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण युग स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ में बसने की शुरुआत कब से हुई थी, 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में। और नियोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ आप लोगों का, जब मेसोलिथिक पीरियड खत्म हुआ आज से 10,000 साल पहले, तो उसके बाद में नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, नवपाषाण युग स्टार्ट हुआ आप लोगों का। तो नवपाषाण युग की शुरुआत कब से हुई आप लोगों की, 10,000 साल पहले। ओके, तो ये मुझे लगता है कि आपका जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर आप लोगों का, ठीक है, 10,000 साल पहले तक। फिर बसने की प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले आप लोगों की स्टार्ट हुई। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मेसोलिथिक पीरियड के समय में ही आप लोगों का, ठीक है, ये जो मेसोलिथिक पीरियड था आप लोगों का, अरे कहाँ चला गया भाई मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड आप लोगों का, ओके, मध्य पाषाण युग, इसी समय में पर्यावरण भी चेंज देखने के लिए मिले आपको। बसने की प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत हुई, 10,000 साल पहले मेसोलिथिक पीरियड खत्म हो गया और नौ पाषाण युग स्टार्ट हो गया, न्यूलिथिक एज। ठीक है,
और नियोलिथिक एज के अंदर में ही मेहरगढ़ 8000 साल पहले मेहरगढ़ में लोग बसने लगे थे, जहां पर में आप लोगों का बाद में कपास वगैरह की खेती भी शुरू हुई आपकी। ठीक है, खेती की शुरुआत नियोलिथिक एज में हुई थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, सारे के सारे लोग एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाओगे इसको। चलिए सिंगर देव जी, स्वागत है आपका। गुप्ता जी, आपकी एस गुप्ता जी क्यों चली गई आपकी रिटर्न? आप थे नहीं क्या अवेलेबल? एक बार जो आपके जिस जो रिटर्न लेकर गया है, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं थे उस समय में, तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए कि आप अवेलेबल हो। आप जाके आपके जो भी जीपीओ ऑफिस होगा आपका आपके पास का, वहां से आप उसको ले सकते हो। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मेसोलिथिक पीरियड जो है आप लोगों का, आपको पता होना चाहिए ये 12,000 साल पहले से लेकर, ठीक है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक था ये, 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन, ये बिल्कुल सही है आपका कि भाई बसाव की प्रक्रिया 12,000 साल पहले मेसोलिथिक के पीरियड के समय में स्टार्ट हुई थी। मेहरगढ़ में 18,000 साल पहले बोल रहा है बसने की शुरुआत हुई, गलत। 18,000 नहीं, 8,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 8,000। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है, नवपाषाण युग की शुरुआत जो है 10,000 साल पहले हुई थी, ना कि 12,000 साल पहले। 12,000 साल से 10,000 साल तो मेसोलिथिक था, मध्य पाषाण था आपका, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका बी था। कितने लोगों ने बी आंसर लगाया है? 62% लोगों ने सही आंसर लगाया है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आपका। तो जो बच्चा ये लेक्चर अच्छे से देखेगा उसका क्लियर होगा, और आगे में भी जिंदगी में उसके लिए फायदे की बात रहेगी जो पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से अगर ये दिखा दूं आपको, ठीक है, तो एक बार क्या आप अपने मन में एक बार प्रैक्टिस करना चाहोगे एकदम 30 सेकंड के अंदर में? लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा समय आपने नहीं लेना है। 30 सेकंड में अपने आप को समझाओ। आप टीचर बनने वाले हो ना, 30 सेकंड में आप लोगों को समझाओ। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सक्सेस किट मिल गई है। तो सक्सेस किट मिल गई आपको, तो प्लीज एक बार जो है आप जो है वीडियो जरूर पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर में टीचिंग परीक्षा को टैग करके, क्योंकि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा पे टैग कर रहे हैं उन लोगों का वीडियो हम लोगों को मिल रहा है, और हम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी टीचिंग परीक्षा को सही तरीके से टैग किया है उन लोगों को जो है फ्रेंड्स, हम लोग जो एक कोर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला कोर्स, उसका एक्सेस भी देने वाले हैं हम लोग। तो सही तरीके से टैग कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने समझा लिया हो अपने आप को, तो आप समझ चुके होंगे कि मेसोलिथिक वाला ये क्यों गलत है, ठीक है, ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है। अपने आप को समझाना है आपने, और ये क्यों सही है एनसीईआरटी के अनुसार, अपने आप को समझाना है एज अ टीचर। देखिए, जून 2011 का क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग करिए। करीब कितने साल पहले की बात है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ईयर है, ये एग्जाम में आएगा आप लोगों के। ठीक है, करीब कितने साल पहले हड़प्पा सभ्यता खत्म होनी स्टार्ट हुई थी? तो आप लोग आंसर करोगे 3900 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों का पतन देखने के लिए मिलता है आपको। उनके कारण क्या थे? ठीक है, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हो सकता है आंतरिक प्रतिद्वंदता, शहरों के बीच युद्ध, वनों की कटाई और बाढ़, मवेशियों के झुंड द्वारा हरी क्षेत्र की मिट्टी नष्ट करना, नदियों के सूखने से शहरों का अंत। अब देखो, रिवर जो है वो ड्राई अप हो सकती है, ये तो हमने देखा है। ठीक है, कि नदियां जो है वो सूख गई होंगी कई सारे इलाकों में, या पूरे इलाके में नहीं बोला है उसने, बोला नदियां सूखना भी एक कारण हो सकता है। मवेशियों, मैंने आपको बताया ना कि मवेशियों ने हरित क्षेत्र को खत्म कर दिया होगा, उनके लिए कोई जो है खाने पीने की चीजें बची नहीं, तो लोग दूसरे जगह पे चले गए उनको खिलाने के लिए। वनों की कटाई, बिल्कुल सही बात है। और बाढ़, देखो इसने यहाँ कहीं नहीं बोला कि बाढ़ जो है पूरे क्षेत्र में आई थी। अब देखो यहाँ पर में ये सही है, ठीक है। फ्लड, फ्लड जो है वो उसने बोला है केवल फ्लड, एंटायर क्षेत्र में नहीं बोला है, कुछ इलाके में आ सकती है फ्लड, तो फ्लड भी एक कारण था लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं, तो यहाँ वो बच गया। ठीक है, एंटायर क्षेत्र नहीं बोला उसने। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है लेक्चर वो हो गया होगा सही से। लेकिन कहीं पे भी आप लोगों को मैंने ये बोला क्या कि इंटरनल राइवलरी थी? कहीं पे भी मैंने आपको बताया कि इनके बीच में लड़ाई हो रही थी? ठीक है, वॉरफेयर था इनके बीच में? कहीं पे भी आपको बताया कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, हड़प्पा वालों ने मोहनजोदारो के ऊपर में हमला कर दिया? ठीक है, ऐसा कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिला क्या यहाँ पर में? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिला। आप लोगों से जो है यहाँ पर मैं क्या बोला है, कौन सा वाला कारण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर है
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा वाला कारण नहीं है, नहीं पूछा था, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। केवल 44% लोगों ने सही आंसर दिया है, नहीं पूछा है आप लोगों से कि कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, नहीं वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लोग भी यहाँ पर में नए जुड़े हुए फ्रेंड, सेशन को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो जितने लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक बार प्लीज जहां भी शेयर कर सकते हो चैनल को, सेशन को, वहां पर में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं सोशल आर्मी से ये जो है ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां शेयर जरूर करेंगे इसको। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आप लोगों का, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जिन लोगों ने 19 तारीख तक कर चुके थे ना, उन लोगों का डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, जो 19 तारीख या 20 तारीख से जिन लोगों ने किया हुआ है, उन लोगों का जो है वो डिस्पैच होना बचा है 20 तारीख वालों का, तो उनको भी मिल जाएगा। जो पहले कर चुके हैं उन लोगों का सबका डिस्पैच हो चुका है। 2 से 3 दिन आप पकड़ के चलिए, वैसे मुझे लग रहा है परसों तक आ जाना चाहिए आपका, लेकिन 2 से 3 दिन फिर भी आप पकड़ के चलिए, ऑन अ सेफर साइड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला है ऋग्वेद के बारे में बताइए, तो ऋग्वेद जो है आप लोगों का सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वाला। सही बात है, ठीक है, सबसे पुराना वेद, 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। कितने साल पहले? 3500 साल पहले। ओनली इंद्र गॉड ऑफ वॉरियर इज मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता इंद्र का ही उल्लेख है, मतलब बाकी सारे लोग है ही नहीं उसके अंदर में, केवल इंद्र भगवान है। गलत, बाकी और भी है, सोम देव, ठीक है, अग्नि, ठीक है, बहुत सारे और भी देवता है, लेकिन तीन, अग्नि, इंद्र और सोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले देवता थे। तो ओनली बोलकर उसने गलत कर दिया ये। तो जहां दो है उसको काटो, 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 और ऑल ऑफ दी अबव में भी दो है तो काट दो, तो आंसर मिल गया आपको, सी। ठीक है, फ्यू ऑफ द वैदिक हिम्स, कुछ भजन जो है वैदिक ऋचाओं की, कुछ वैदिक ऋचाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई है, मतलब कुछ भजन जो है वो महिलाओं ने भी बनाए। इंग्लिश के अंदर में यहाँ पर मैं करेक्ट इसका स्टेटमेंट है कि अ फ्यू ऑफ द वैदिक हिम्स आर कंपोज बाय वुमेन। ठीक है, महिलाओं ने भी बनाए हैं यहाँ पर में, इसका ये मतलब है कि वैदिक रचनाओं में ज्यादातर तो वैसे पुरुषों ने बनाए हैं, लेकिन कुछ भजन महिलाओं ने भी बनाई है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, बस मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझा या नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने राहियो सुनो, ज्यादातर ऋग्वेद के अंदर में ज्यादातर भजन किसने बनाए हैं? पुरुषों ने बनाए हैं। ठीक है, ज्यादातर भजन, क्या सारे भजन पुरुषों ने बनाए हैं? नहीं। ठीक है, कुछ भजन महिलाओं ने भी बनाए हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर में जो भजन है मैक्सिमम पुरुषों ने बनाए हैं, लेकिन कुछ इसमें महिलाओं का भी योगदान है, ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी थी। ठीक है, चलिए, ठीक है, 1000 से ज्यादा भजन है उसके अंदर में, टू बी स्पेसिफिक 1028। ठीक है, तो चलिए, ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स, इसकी रचना कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? आप लोग लिखिए, रचना हुई थी, लिखा नहीं गया था, रचना हुई थी 3500 साल पहले। इसमें 1000 से ज्यादा, मोर देन, 1000 नहीं, हाँ, मोर देन 1000 भजन है उसमें, मोर देन, टू बी स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं तो 1028 भजन है उसके अंदर में। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सूक्त बोलते हो। तो ऋग्वेद के भजनों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में मौजूद भजनों को क्या नाम दिया गया है? सूक्त बोला गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, सूक्त। तो ऋग्वेद के भजन को सूक्त बोलते हैं। ये जो सूक्त है, ये भजन है, ठीक है, ये कई सारे देवी देवताओं की जो है प्रेज में, उनके तारीफों में लिखे गए हैं। ओके, और ये जो है उस समय के जो ऋषि वगैरह थे उन्होंने इनकी रचना की है। ठीक है, वैसे जो है फ्रेंड्स, आपको अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में 3 खासकर देवता है, मतलब खासकर मतलब इंपॉर्टेंट वाले देवता, स्पेशल इंपॉर्टेंस उनको दिया गया है। 3 देवता, बताइए वो कौन से 3 देवता है जिनको स्पेशल अटेंशन दिया गया है? 3 देवता जिनको स्पेशल अटेंशन दिया गया है ऋग्वेद के अंदर में। तो ऋग्वेद के अंदर में 3 स्पेशल देवता जिनको अटेंशन दिया गया है। जी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, 2 इज द आंसर, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवताओं का उल्लेख यहाँ पर में किया गया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैटल इन ऋग्वेदिक पीरियड वाज फाउट ओनली फॉर लैंड। ठीक है, मतलब ऋग्वेद के अंदर में लड़ाइयां होती थी केवल जमीन के लिए, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। बट यहाँ पर मैं देखना, यहाँ ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के, अरे कान तो सुन तो नहीं रहे हो, आंख खड़ी हो जानी चाहिए आप लोगों की।
देख रहे हो ना आप लोग, तो आंखें खुल जानी चाहिए आप लोगों की यहाँ पर में। तो केवल शब्द सुनकर देखकर आपकी आंखें एकदम खुल जानी चाहिए कि केवल बोला है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ऋग्वेदिक काल में लड़ाइयां केवल भूमि के लिए लड़ी जाती थी। इस अवधि के दौरान नियमित सेना को बनाए रखा जाता था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ, फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना फिर से। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के अंदर में काफी सारी प्रेयर्स आपको मिलती है। पता है प्रेयर क्यों मिलती है आपकी? ठीक है, भगवान बहुत सारे, मतलब कितने स्वीट से लोग थे, कितने स्वीट थे। उनकी प्रार्थनाएं क्या होती थी? जो उस समय के ब्राह्मण थे, जो जिन्होंने ये रचना की, कितनी स्वीट स्वीट सी प्रार्थना है। भगवान बहुत सारे जो है ना जानवर देना, उनके सपने में भी आते होंगे कि काश बहुत सारे जानवर हो, बहुत सारी गाय बैल भैंस बकरियां हो। मतलब जो भी जो उन आसपास देखते थे वो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी ने लाइट वाली अंगूठी देखी है क्या? वो अंगूठी होती थी, ऐसा चालू करो तो लाइट चालू होता था। कितने लोगों ने देखा है बचपन में, वो मेले वगैरह में जाते थे तो मिलती थी। ठीक है, तो मुझे बड़ा शौक था वो लेने का, ठीक है, कि वो चाहिए करके। तो मुझे एक बार रात में सपना आया था कि पूरा पूरा रूम भर के लाइट वाली अंगूठियां है। बचपन में छोटे थे, अब वो है ना, जो जो इच्छा होती थी वो सपने में भी आता है। ठीक है, तो वो लाइट वाली अंगूठी, और मेरे को एक बार सपने में आया था पूरी लाइट वाली अंगूठी, पूरा रूम भर के। अब नहीं आता, अब मैं हंसता हूँ उस चीज के ऊपर में कि ये कैसा सपना था। ठीक है, लेकिन उन लोगों की प्रार्थना, उनको क्या चाहिए था? उनको बहुत सारे मवेशी चाहिए थे। ठीक है, उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए थे। ठीक है, और स्पेशली क्या चाहिए था? उनको लड़के चाहिए थे, सन। उनको बच्चे चाहिए थे, बच्चों के लिए प्रार्थनाएं थी कि भगवान बच्चे दे दो करके। ठीक है, तो सन चाहिए थे उनको, उनको बहुत सारे घोड़े चाहिए थे। ठीक है, तो उनको वो उनके लिए प्रार्थनाएं लिखते थे वो लोग, प्रार्थनाएं। ठीक है, प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, जो घोड़े होते थे, ठीक है, जो घोड़े होते थे उनको उनको काम लगाया जाता था रथ को खींचने के लिए। रथ को खींचने के टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, ये इस तरीके से, ये देखिए, घोड़े का काम होता था रथ को खींचना लड़ाई के अंदर में, ताकि जो है वो क्या कैप्चर कर सके। ठीक है, वो कैटल्स को, मतलब मवेशियों को जीत कर ला सके। तो दूसरे इलाके में जाते थे, लड़ाई करके वहां से उनकी गाय भैंस बकरियां उठा के लेकर आ जाते थे। ठीक है, अच्छा, बैटल्स जो है वो ऑल्सो फाउंड फॉर लैंड। मेनली होती थी लड़ाइयां जानवरों के लिए, कि जानवर चाहिए भाई, हमको बहुत सारे जानवर चाहिए। ठीक है, लैंड के लिए भी लड़ाई होती थी। इसके अलावा लैंड के लिए क्यों लड़ाई होती थी? जमीन के लिए। क्या जमीन को उनको बेचना था? वह बिल्डिंग बनानी थी, फ्लैट सिस्टम बनाना था उनको? नहीं, जमीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि जानवर है, अब जानवरों को कहीं ना कहीं चरवाना होगा। आप बताओ, आप तो इतने समझदार बच्चे हो यार। ठीक है, ओके, शिबा आप भी समझदार हो, आप समझो यहाँ पर में क्या होगा। यहाँ पर में जानवरों, बहुत सारे जानवर है आपके पास में, मान लो कि आपके घर वालों ने आपको बहुत सारे जानवर लाकर दे दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उनको, आपको चाहिए, बहुत सारी जमीन चाहिए होंगी आपको, जहां पर मैं आप उनको चरवा सको जानवरों को। अब जमीन तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? अपनी पूरी सेना लेके जाओगे, फैज सर को, सचिन सर को, सब लोगों को लेकर जाओगे आप। और आप क्या करोगे? ठीक है, जमीन जीत कर लाओगे, ताकि आप अपने जानवर जो है अच्छे से चरवा सके। नहीं तो आपको टेंशन रहेगा कि मैं कमेंट मॉनिटर करूं या फिर जो है यहाँ पर मैं जानवरों को चरवाऊं। तो अब आपके जानवर घूमते रहेंगे जमीन के ऊपर में, मस्त पैके, टेंशन ही नहीं है आपको, है ना। चलिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर मैं आप लोगों का, कि जमीन जीती जाती थी ताकि चारागाह मिल सके। ठीक है, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? यहाँ पर में आवाज का कोई इशू आ रहा है यहाँ पर में? आवाज का? जी, तो आवाज कब से गई है यहाँ पर में? अभी गई? ठीक है, चलिए, अब आ गई होगी आप लोगों को आवाज वापस से। ठीक है, चलिए, अब आ गई होंगी आप लोगों को आवाज। तो जो है फ्रेंड्स, पानी के लिए भी लड़ाई होती थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, पानी के लिए लड़ाई होती थी। तो पानी के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए भी लड़ाइयां होती थी। तो यहां पर मैं इसने कहा है कि ओनली फॉर लैंड लड़ाई होती थी, ये गलत है आपका। केवल जो है वो जमीन के लिए लड़ाई होती थी, ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत है। इस अवधि के दौरान नियमित सेना को रखा जाता था, ये गलत है आप लोगों का। सेना कब रखी जाती थी? केवल सेना उसी समय में रखी जाती थी जब आपको वॉर लड़ना हो। ठीक है, बाकी समय बैठकर वो जो है वो ड्रीम इलेवन के ऊपर में टीम बनाते होंगे। तो वॉर्स के समय में ही केवल जो है सेना रखी जाती थी, नो रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, नियमित सेना नहीं होती थी। ठीक है,
ये केवल असेंबली कब होती थी? जब आप लोगों को युद्ध करना हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते थे, जब युद्ध करना होता था तो अपना लीडर चुनते थे। इस प्रकार से जो भी सबसे बहादुर लोग व्यक्ति होगा उसको आप लोग अपना लीडर चुनोगे, ठीक है, और वो आपको लीड करेगा। नियमित सेना नहीं होती थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में या जनपद काल के अंदर में। ये याद रखना आप लोगों ने, जनपद काल के अंदर में आपकी सेना नहीं होती थी, इरेगुलर होती थी कि भाई जब आपका युद्ध है तब सेना बनाएंगे, और जितने मैन होते थे, पुरुष होते थे, उनको आना पड़ता था यहाँ पर में लड़ने के लिए, ठीक है। मतलब उन लोगों का सीटेट का पेपर चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, वो जाएंगे युद्ध करने के लिए, और युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो मोस्ट मैन टू पार्ट इन द वॉर्स। मतलब अगर मान लीजिए कि अभी युद्ध हो जाता, अगर हम उस समय काल में होते, तो जितने भी लड़के हैं हाथ ऊपर कर दो यहाँ पर में, जितने भी लड़के हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैं भी मेरे को भी जाना पड़ा होता वहां पर मैं युद्ध करने के लिए, ठीक है। फिर लड़कियां आपस में यहाँ पर मैं पढ़ के वो टॉप कर लेती। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक काल में लड़ाई केवल भूमि के लिए लड़ी जाती थी, ये क्या है? गलत है। इस अवधि के दौरान नियमित सेना बनाए रखी जाती थी, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा आप लोग लगाएंगे अभी आंसर को, ठीक है। लड़कियों को लेके क्यों नहीं जाते होंगे, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, ऐसा ना होता हो कि कभी यार वो पता चले वो आपस में ही लड़ ले। मेरी तलवार ज्यादा अच्छी है, तेरी तलवार क्यों खराब है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड को बोल रही है ये क्या यार तुमने, मतलब मेरी तलवार अच्छी नहीं ला के दी, मैं नहीं लड़ रही यहाँ पर मैं, ठीक है। वो वहीं पे कला हो गई वहां पर मैं बीच में। या फिर लड़ाई हो रही है और वहां पर मैं पता रहे, बहन तुझे पता है मिहिर ने जो है ना वो घर से निकाल दिया तुलसी को। ओ ऐसा कर दिया उसने, ठीक है। हाँ अगले एपिसोड के अंदर में यही दिखाने वाले हैं, मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई, और यहाँ पर मैं बरसात हो रही है तीर की। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि महिलाओं को लेके जाते तो जल्दी से युद्ध खत्म हो जाता ना, फटाफट फटाफट मार देती वो। युद्ध चलना भी तो चाहिए थोड़ा सा, पावरफुल होती है महिलाएं बहुत ज्यादा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ जाइए, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर में राजा जो है उसके पास में पावर होता था टैक्स कलेक्ट करने का। राजा का जो बेटा था वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे अनु जी बिल्कुल मैं जेंडर बायस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों को लेके जाते तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाता, तो फिर कैसा युद्ध में मजा नहीं आता ना फिर की, वो क्या वो 5 मिनट में युद्ध खत्म कर देती। जोक है, जोक को जोक की तरह लीजिए। लड़कियां इतनी पावरफुल होती है कि वो खत्म कर देती युद्ध, ठीक है। झांसी की रानी युद्ध क्यों हारी? इसलिए नहीं हारी कि वो लड़की थी, एक्चुअली उसके साथ में बहुत सारे पुरुष थे इसलिए हार गई। अगर सारी लड़कियां जाती तो युद्ध जीत कर आती, ठीक है। बात सही है या नहीं? सारी लड़कियां जाती तो युद्ध जीत कर आती। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, राजा हैड द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, ठीक है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। गलत। राजा जो है फ्रेंड टैक्स इकट्ठा नहीं करता था, वो क्या करता था अनियमित रूप से जो उसको जो गिफ्ट वगैरह मिलते थे उसके ऊपर में निर्भर था। राजा का पुत्र जो है वो अपने आप राजा बन जाता था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये भी गलत है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर में क्या होता था कि राजा जो है वो डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, कोई राजधानी नहीं होती थी, कोई उसका पैलेस नहीं होता था कि राजा जो है वो अपने महल में बैठ के जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और एक एक दासी उसको अंगूर खिला रही है, एक उसको पानी पिला रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता था। उसका बेटा अपने आप राजा भी नहीं बनता था, अगर उसके बेटे में काबिलियत है तो ही वो राजा बनेगा, अदरवाइज राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए तो ये थोड़ा सा आप लोगों को नहीं याद रखना है, क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। आप लोग देखिए, राजा के पास में टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति थी क्या? कौन से वाले काल की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ देखिए आप लोग ऋग्वैदिक काल की बात करें। ऋग्वैदिक काल के बाद में फिर आपका जो है यहाँ पर में महाजनपद काल जब आएगा 2500 साल पहले, तब महाजनपद काल में टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा शुरू हुई। तो टैक्स एकत्र करने की प्रथा कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन आ चुका है। महाजनपद काल में, महाजनपद, लिखो सभी लोग, महाजनपद काल के अंदर में टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा शुरू हुई। अदरवाइज ऋग्वैदिक काल के अंदर में टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा नहीं थी। ये समझ में आया क्या? ठीक है, जल्दी बताइए, ये समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है, ऋग्वेद पहले का काल है, महाजनपद बाद का काल है, ठीक है। महाजनपद आज से करीब 2500 साल पहले की बात है, और ऋग्वेद जो है वो आज से करीब 3500 साल पहले, 1000 साल का फर्क है, ठीक है। तो 1000 साल बाद जाकर टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा शुरू हुई आपकी। ओके, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टैक्स की प्रथा कब शुरू हुई वो वाला क्वेश्चन अगर हम लगा सके तो वो लगा दे जल्दी से, ठीक है।
तो पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी बन जाता था, ये भी गलत है आप लोगों का, तो आंसर आपका नाइदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, दो वर्ड्स आप लोगों को मिलते हैं, प्लीज इनके ऊपर में ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, जन और विश्व। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, एक आता है शब्द भरत जन। ठीक है, ये भरत जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग या ट्राइब, जहां लोग रहते हैं उसको बोलता था जन, या फिर इसको विश्व भी बोलते थे। तो भरत जन या भरत विश्व मतलब कि भरत लोगों के रहने की जगह। ये समझा क्या आपको? ठीक है, भरत जन या भरत विश्व का मतलब भरत लोगों के रहने की जगह, ये समझा? अगर भरत जन बोला जाए तो भरत लोगों के रहने की जगह, भरत विश्व बोला जाए तो भरत लोगों के रहने की जगह, इसका मतलब ये होता है। वैसे ही पुरु जन या पुरु विश्व मतलब पुरु लोगों का देश या पुरु लोगों के रहने की जगह। तो भरत जन कहां पर में मौजूद था, भारत के कौन से इलाके में मौजूद था? वेरी गुड, यहाँ पर में देखिए शफाक रहमान ने लिख दिया है, यहाँ पर में रिंकी ने भी लिख दिया है, और अर्पिता जो है उन्होंने भी लिख दिया है। ठीक है, तो भरत जन, ठीक है, या भरत विश, इसका मतलब होता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर पश्चिम के इलाके में। यहां देखिए ये उत्तर पश्चिम का इलाका। ओके, ये देखिए आप लोग, ये उत्तर पश्चिम के, भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर में था ये इलाका। यहाँ पर में भरत जन या भरत कबीले के लोग रहा करते थे, और इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के अंदर में भी मिलता है। ठीक है, जन या विश का मतलब होता है आप लोगों का ऐसी जगह जहां पर में लोग रहते थे। ठीक है, और ऐसे ही आपको पुरु जन, भरत जन, यदु जन, ये सारे उल्लेख मिलते हैं आपको। कहां पर में मिलते हैं ये लोग? नॉर्थ। भरत जन का स्पेशली उल्लेख किया गया है, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर में मिलता था, उत्तर पश्चिम के अंदर में। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों की, देखिए जो वैदिक लोग थे जिन्होंने वेद की रचना की, वो अपने आप को क्या कहलवाते थे? वो अपने आप को कहलाते थे श्रेष्ठ, जिसका मतलब होता है आर्य। ठीक है, आर्य बोलते थे उनकी भाषा में, तो आर्य। ठीक है, आप लोगों ने महाभारत या रामायण देखी है कि अभी कोविड के समय में वो भी आती थी टीवी के ऊपर में, आर्य पधारिये, आर्यपुत्र जी पधारिये। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, देखा सुना है आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है आर्य, आर्यपुत्र? ठीक है, प्रणाम स्वीकार करिए आर्यपुत्र, ऐसा इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा ना। वो आर्य क्या था? वो अपने आप को आर्य बुलवाते थे अपने आप को, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, बेटर। किससे बेहतर? जो यहाँ के लोग थे, जो लोकल लोग थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये थ्योरी कंटेस्टेड है लेकिन एनसीईआरटी में दिए, तो अभी हम फिलहाल उसके अनुसार पढ़ेंगे। जो मध्य एशिया से आकर बसे थे भारत में ये लोग, ठीक है, तो अपने आप को आर्य कहलाते थे। और जो भारत के मूल निवासी थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको दास या दस्यु बोलते थे। जो आज के सो कॉल्ड SC ST है, ठीक है, उनको दास या दस्यु बोलते थे। इनको गुलाम बना लिया था, भारत के मूल निवासियों को उन्होंने गुलाम बना लिया था। तो दास और दस्यु जो है, इसका मतलब ही बन गया गुलाम। वो उनको बुलाते थे दास या दस्यु, बाद में उनको अपना उन्होंने स्लेव बना लिया, तो दास का मतलब ही हो गया गुलाम, दस्यु का मतलब ही हो गया गुलाम। ठीक है, दास या दस्यु जो है फ्रेंड्स, आर्य लोगों की भाषा नहीं बोलते थे, आर्य लोग अपनी संस्कृत भाषा बोलते थे, और दास या दस्यु लोग जो थे वो भारतीय भाषा, जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती होंगी उस समय की, वो बोलते थे। ठीक है, दस्यु लोग जो है वो फ्रेंड्स प्रोबेबली डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे आर्य लोगों से, संस्कृत नहीं बोलते थे वो लोग। और वो लोगों को यज्ञ करने की भी अनुमति नहीं थी। यज्ञ करने की अनुमति किसको थी? आर्य लोगों को थी। ठीक है, बाद में आर्य लोगों ने दास या दस्यु को गुलाम बना लिया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दास लोगों को गुलाम बना लिया, तो उसका मतलब ही हो गया गुलाम, स्लेव हो गया दास का मतलब। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दास का ही एक फेमाइन शब्द है दासी। दास है तो उसका हिंदी में क्या होता है? उमास वर्ड जी, हिंदी में ही बता रहा हूँ आपको, दास का मतलब क्या होता है? दासी होता है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या किया था फ्रेंड्स? युद्ध करके इनको कब्जे में ले लिया गया था, युद्ध करके इनको गुलाम बना लिया गया था, दास या दस्यु को। अब मान लो वो लोग मध्य एशिया से आए, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर में, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लो उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके जो है उनको जीत लिया। ठीक है, युद्ध करके जीत लिया, दास बना लिया। ठीक है, दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, मतलब उनको प्रॉपर्टी की तरह, अपने गुलाम की तरह यूज किया जाता था, उनसे घर के सारे काम भी करवाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर मैं, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने सेशन को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जितनी भी सोशल आर्मी थी उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो एक एक बच्चा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर इसको हर एक ग्रुप के अंदर में शेयर कर देगा। और इसी तरीके से आपके सेशंस चलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो।
देखिए, देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है, तो आप लोग समझ गए कि कौन सा वाला समय काल है, महाजनपद के समय के पहले वाली बात है। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, सही बात है, आपको बताया कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में सम ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड बाय वुमेन, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी ऋग्वेद में, सही बात है, आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दास या दस्यु जो है फ्रेंड्स वो सेक्रीफाइस करते थे, गलत, ये नहीं करते थे, दास या दस्यु को जो है सेक्रीफाइस करना अलाउड नहीं था, उनको ये नहीं था अलाउड, ठीक है। साइंस की मैराथन जी हुई अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, ठीक है सर, आज ऋग्वेद पूरा समझ आ गया अच्छे से, चलो अच्छी बात है शुभम। राजा जो है डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज और पैलेस, राजा के पास में राजधानी या नगर या महल नहीं होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी, ए बी और डी आपका दिया ऑप्शन नंबर बी में। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है? 61% लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगाया है फ्रेंड्स यहाँ पर में, और ये बहुत खुशी वाली बात है कि आप लोग देखिए इतने सारे लोग अब सही आंसर लगा पा रहे हैं। तो ये बच्चे वो है जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 60 में से 60 लाने की कैपेसिटी अब जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर में। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जितने लोग देख रहे हैं एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर लगाना है आप लोगों ने। देखिए, द वर्ड भारत ट्रेस्ड इट्स ओरिजिन टू उपनिषद, भारत शब्द का उल्लेख उपनिषद में किया गया है, जिसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नदी से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि भारत शब्द की जो उत्पत्ति है ये उपनिषद से हुई है, मतलब उपनिषद में आपको इसका उल्लेख मिलता है, ऐसा बोल रहा है। क्या ये बात सही है? ठीक है। इंडिया शब्द, हमारे भारत, हमारे देश के दो नाम है ना, एक भारत है और एक इंडिया है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है उसके बारे में बात हो रही है। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 55% लोगों ने एक ऑप्शन के ऊपर में दाव लगाया है, सी के ऊपर में। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो देखिए भारत शब्द की जो उत्पत्ति है ना आप लोगों की, ओके, वो उपनिषद से नहीं हुई है, वो हुई है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हुई है, ऋग्वेद के अंदर में उसका उल्लेख है, 3500 साल पहले ऋग्वेद की जो रचना हुई थी उसमें बताया गया था। तो ए गलत है। तो यहाँ पर में आप लोगों का उपनिषद नहीं आना चाहिए था, उपनिषद के क्या जगह क्या आना चाहिए था, आप लोग बता दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला गलत है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, इंडस नदी से, ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही हो जाता अगर ये उपनिषद की जगह ऋग्वेद होता तो। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली बी, और एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, ओनली बी, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, आप लोगों का ओनली बी होना चाहिए यहाँ पर। मैं आपका केवल ओनली बी सही है यहाँ पर। मैं आंसर के अंदर में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सही कर दे, सी लगा हुआ है वहां पर में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में बी कर दिया जाए उसको, एनिमेशन के अंदर में, वो एनिमेशन के अंदर में टाइपो है वो, बस कोई और कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भरत नगर नाम उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? ये यहाँ देखिए ऋग्वेद में मिलता है, पूरा अपन लोगों ने ये भी किया है इसको। 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जल्दी से फ्रेंड्स उसका आंसर भी हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि आप लोगों को, आप लोग जो है डायरेक्टली आंसर ना देखे आप लोग। चलिए हट गया यहाँ पर। मैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तिब्बतो बर्मा परिवार, भाषाओं का भी परिवार होता है, कैसे? तो देखिए अलग अलग जो भाषाएं है ना, ठीक है, वो अलग अलग भाषाओं के अंदर में मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनको एक ही भाषा के अंदर, एक ही परिवार के अंदर में रख दिया जाता है। तो तिब्बती बर्मा परिवार, ठीक है, मतलब एक भाषा, उनमें मिलते जुलते शब्द है। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, पूरा एक साथ समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। रेडी है आप लोग? चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग? ठीक है, फिर मैं आपको सारे बाकी की जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। आपको बोलूंगा कि इन भाषाओं के बारे में भी बताओ, तो बता पाओगे आप लोग मुझे? ठीक है, मैं सारी भाषाओं के बारे में पूछूंगा फिर आप लोगों से, अभी चारों भाषाओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात करूं संस्कृत की अगर मैं, तो संस्कृत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, संस्कृत इंडो यूरोपियन, लिखो, कई सारे लोग इंडो आर्यन लगाते हैं, गलत है, वो इंडो यूरोपियन लगाना है, हर कोई बच्चा लिखेगा संस्कृत इंडो यूरोपियन।
मैं पिछले जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जब से सीटेट स्टार्ट हुआ पिछले 12 साल से देख रहा हूँ, और एक गलती कंसिस्टेंटली, सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं मुझे ऐसा लगता है, हर बार 12 साल से लाखों बच्चे सिर्फ एक गलती कर रहे हैं यहाँ पर में, इंडो आर्यन आ गया, इंडो आर्यन लगा देते हैं। अरे वो इंडो आर्यन नहीं, वो इंडो यूरोपियन है। बार बार वही सेम गलती पिछले 12 साल से अलग अलग लाखों बच्चे सेम गलती कर रहे हैं। ठीक है, इंडो यूरोपियन है, भारतीय, भारत यूरोपीय भाषा बोलते हैं उसको, संस्कृत को कौन सी भाषा बोलते हैं? भारत यूरोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है आपकी? हमारे भारत में हिंदी भाषा भी उसी भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, इसमें मिलते जुलते शब्द है, जैसे कि माँ, मात्र, मदर, ये देखो मिलते जुलते शब्द है, फादर, ठीक है, पितृ, पीटर, इस तरीके से जो है ना ये सब मिलते जुलते शब्द है हमारे इन भाषाओं के। असमी भाषा आपकी गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मतलब इवन असमी भाषा भी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, सिंधी भाषा, ये आप लोगों की क्या है? इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है आप लोगों की। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक आप लोगों की फारसी भाषा है, वो भी जोड़ लीजिए आप लोग। वैसे तो भारत में नहीं बोली जाती फारसी भाषा, ठीक है, ईरान में बोली जाती है, लेकिन वो भी क्या है? इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है आपकी। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ये एक ही भाषा परिवार के। तो हिंदी और इंग्लिश सिस्टर लैंग्वेजेस है, ऐसा समझ लीजिए आप, दोनों बहनें हैं, एक ही परिवार की है ना, तो एक ही परिवार के लोग भाई बहन ही होते हैं, और क्या है। ठीक है, एक ही परिवार के हैं, तो हिंदी और इंग्लिश बहने भाई बहने, ऐसा समझ लीजिए, बहने बहने हैं या भाई भाई, जो भी समझना है। गुजराती, फ्रेंच, ठीक है, गुजराती, जर्मन, सब ये सब एक ही परिवार है इनका। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग, स्पेनिश वगैरह सब कुछ, क्योंकि इनमें मिलते जुलते शब्द है। दूसरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का होता है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत। अब उत्तर पूर्वी भारत मतलब क्या? ये देखिए, ये हमारा भारत, और यहां पर में है उत्तर पूर्वी भारत। वहां पर में जो भाषाएं है उनको तिब्बतो बर्मन फैमिली बोलते हैं, तिब्बत बर्मा परिवार। चलिए, होपफुली फ्रेंड्स अब ये दिक्कत नहीं आएंगी आप लोगों को। ठीक है, जो माइक का इशू था वो सॉल्व कर लिया अपन लोगों ने। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर में तिब्बतो बर्मन परिवार जो है उसकी भाषा परिवार है आप लोगों का। ठीक है, उसके अंदर में एक एक्सेप्शन है आप लोगों का जी, जो गारो, खासी, जयंतिया जो है ना, वो आप बस छोड़ दीजिए। ठीक है, खासी जो है आप लोगों की, वो तिब्बतो बर्मा परिवार के अंदर में आ जाती है आप लोगों की, खासी। ठीक है, खासी तिब्बतो बर्मा परिवार, खासी कहाँ पर में आप लोगों की? ये यहाँ पर में खासी भाषा कहाँ पर में बोली जाती है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये मेघालय है, मेघालय, मेघालय, मेघालय में ये ऐसा है मेघालय। यहाँ पर मैं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो खासी भाषा कहाँ की हो जाएंगी आप लोगों की? ठीक है, खासी भाषा जो है आप लोगों की हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, आपके इंडो बर्मा परिवार की भाषा हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, ये याद रखना है। जो साउथ इंडिया की भाषाएं हैं उनको द्रविडियन भाषा परिवार बोला जाता है, साउथ इंडिया के अंदर में द्रविडियन भाषा परिवार उनको बोला जाता है आप लोगों का। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोग भी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए जल्दी से। कौन सी वाली तिब्बतो बर्मा परिवार से बिलोंग करती होंगी आप लोग, बताना है आप लोगों ने। चारों के चारों भाषाएं बताइए आप लोग। देखिए, जहां जहां पर मैं किट नहीं आई है ना, थोड़ा सा देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमने मेहनत करके इतना भेजा है आप लोगों के लिए, ठीक है, हमने अपनी रात दिन जो है वो लगा दिए है, अपने खाना पीना सब छोड़ के सब लगा दिया, तो एक मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं मिली उनको थोड़ा सा पेशेंस एक अपने तरफ से आप दिखा सकते हैं, जैसे हमने अपना पेशेंस दिखाया। आपको भी मिलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आप लोगों के घर तक पहुंच रही है, कई सारे लोगों को मिल चुकी है, आप तक भी पहुंचेंगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एड्रेस ही गलत डाला है, तो उनका क्या कर सकते हैं आप बताओ मेरे को यार। ठीक है, किसी ने अपना एड्रेस ही गलत डाला है तो उस तक कैसे पहुंचाओगे? ठीक है, उसने अपने एड्रेस के अंदर पिन कोड के अंदर में 1 2 3 4 5 6 डाल के रखा है किसी ने,
अब वो बोलेगा कि मेरे घर क्यों नहीं आया, तो मैं क्या बताऊं उसको? अब बताओ, आप लोग बताओ, जितने लोग देख रहे हैं ना, वो मुझे बताओ कि अगर किसी ने अपना पिन कोड ही 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ठीक है, या 1 1 1 1 1 1 डाल दिया इस तरीके से, तो आपको लगता है कि यार वो बंदा डिजर्व करता है? उसने इतनी बड़ी चीटिंग की, उसने फॉर्म के अंदर में गलत तरीके से भरा है, अब वो बोलेगा कि मेरे तक क्यों नहीं आई? तो आप खुद सोच के बताओ मुझे, ठीक है, उसने गलत किया कि नहीं किया उसने? वो एड्रेस कहाँ से लाएंगे उसका पिन कोड? क्या नया पिन कोड बनाने बोलूं मोदी जी को उसके लिए, उसके घर के लिए? जब उसने गलत किया ही, उसने गलत है, उसने गलत तरीके से उसने चीटिंग की, वहां पर मैं पिन कोड गलत डाला उसने जानबूझ के। मोबाइल नंबर के अंदर में किसी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया, अब उसको फोन भी नहीं कर पा रहे हम। भाई तुमने खुद ने गलती की तुम्हारा। इंडो बर्मन परिवार खासी, ठीक है, असमी भाषा इंडो यूरोपियन की है, इंडो यूरोपियन। सिंधी कौन सी है? इंडो यूरोपियन, ठीक है। पर्शियन इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन। खासी भाषा जो है वो तिब्बतो बर्मन है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए बढ़िया तरीके से खुल रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है, ये बताना है आप लोगों ने। चारों स्टेटमेंट पढ़िए और जल्दी से बताइए इसमें से सही क्या होगा। चारों स्टेटमेंट पढ़ के आप अपना आंसर डिसाइड, और हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, एटलीस्ट जो आप लोगों को लगता है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर जो है वो लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो देखिए अश्वमेध के बारे में क्या है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करवाता हूँ यहाँ पर मैं। अश्वमेध आप लोगों का क्या है, तो अश्वमेध के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो एक मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पहले समझा देता हूँ। करीब 3000 साल पहले की बात है, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। राजा जो है वो क्या करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था अपने आप को बड़ा राजा सिद्ध करने के लिए। मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, और आप अपने आप को बड़ा राजा सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अश्वमेध यज्ञ करोगे, जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस बोला जाता था। हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़ा वाला बलिदान, अश्वमेध, अश्व का मतलब ये होता है घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ। देखो कैसे होता था, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार बहुत प्यारी सी हम लोगों ने यहाँ पर में एक एनिमेशन टाइप का लगाया हुआ था, बट कोई नहीं। यहाँ पर मैं देखिए एक हॉर्स जो है फ्रेंड्स, उसको क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए ढीला कर दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे में राजा के लोग होते थे। एक घोड़ा है, उसको छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, ठीक है। वो घोड़ा जो है वो स्वतंत्र विचरण करता था, घूमता रहता था। जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वो इलाका उस राजा का हो जाएगा, जहां घोड़ा जाएगा वो इलाका राजा का, ठीक है। तो राजा जो है क्या करता था फ्रेंड्स, अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, ठीक है। यदि घोड़ा अन्य राजाओं के राज्य में भटक गया, तो उस राजा के पास में दो चॉइस होते थे, जिसके राज्य में वो घोड़ा घुस गया। या तो उस घोड़े को रोक दे और युद्ध करे। अगर उसको लग रहा है डर कि भाई यार मैंने अगर इस घोड़े को रोका तो सामने वाला राजा में से युद्ध करके मेरे को हरा देगा, तो वो अपने राज्य में से घोड़े को जाने दे, मतलब उसने हार मान ली, ठीक है। तो राजा का जो घोड़ा है वो दूसरे राज्य में घुस जाए, तो दूसरे वाले राजा के पास में कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, ठीक है। या तो अब उस घोड़े को रोके और जिस राजा ने ये यज्ञ शुरू किया उसके साथ में युद्ध करे, ठीक है। दोनों राज्य दाव पे लग जाएंगे, जो जीत जाएगा दोनों राज्य उसके। लेकिन अगर उसने जाने दिया मतलब उसने हार मान ली, ठीक है। हालांकि अगर उन्होंने घोड़े को जाने की अनुमति दे दी तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि राजा जो है, जो बलिदान करने वाला राजा है वो ज्यादा पावरफुल है, उसने हार मान ली उससे। जब राज्य के झगड़े के बाद में राजा, कुछ राजा ऐसे भी होंगे जो झगड़ा करेंगे, युद्ध वगैरह होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग हार मान लेंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो जब झगड़े के बाद में या युद्ध के बाद में जो है घोड़ा वापस आ जाता है, तो राजा सबसे शक्तिशाली राजा होने का सम्मान
ठीक है, पाने के लिए एक और यज्ञ करता है। इस यज्ञ में देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। और टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस तरीके की जो भी चीजें होती है उसको पहले रखा जाए। ये मान लीजिए आप हो एक राजा, ठीक है, और ये आपका घोड़ा है। आपने क्या किया, आपने घोड़े को छोड़ दिया स्वतंत्र विचरण के लिए, जहां जा रहा है घोड़ा जाने दो जाने दो, ठीक है। और आपने घोड़ा छोड़ दिया। आपने जब घोड़ा छोड़ दिया तो घोड़ा जहां जहां जा रहा है वो राज्य आपका। पहले इतना राज्य था, घोड़ा जाते जाते यहाँ पहुंच गया तो ये राज्य भी आपका हो गया। अब मान लीजिए किसी और राजा के राज्य के अंदर में घुस गया घोड़ा, तो आप क्या कर सकते हो, उस घोड़े को रोक सकते हो। अगर रोक लिया तो युद्ध करना पड़ेगा, अगर जाने दिया तो आपने हार मान ली, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होती थी और राजा जीत कर आ गया, मान लीजिए कि ये आप हो और आप जीत कर वापस आ गए, आपने जो है वो जिस राजा ने घोड़ा जो है वो पकड़ा था उसको आपने हरा दिया। तो राजा जो है फ्रेंड्स वो सेंट्रल फिगर रहता था, रिचुअल में एक यज्ञ किया जाता था। जो पुजारी होते थे, देखना कौन, जो पुजारी होते थे वो राजा के ऊपर में पवित्र जल का छिड़काव करते थे। राजा पर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता था, मोस्ट प्रोबेबली गंगा जल, यमुना जल वगैरह जो है वो छिड़का जाता था राजा के ऊपर में। राजा बैठा हुआ है उस पर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता था। राजा का जो सारथी होता था वो राजा के गुणगान गाता था, ठीक है। अब वो आपको पता है ना राजा का सारथी, ये देखिए, ये आप एक इमेज देख सकते हो, मान लो ये राजा ये सारथी है, ये आप ये इस इमेज से समझ पाओगे, जस्ट इसलिए लगाया है ये इमेज, ठीक है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, जो घोड़ा चलाता था वो। अब जो सारथी होता है वो राजा के गुणगान गाता है कि हमारा राजा इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि जब वो उसने एक तीर मारा तो वहां 100 लोग मर गए। मतलब थोड़ा बहुत चलता है ना ऊपर में, समझ गए ना आप लोग, मतलब बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। गुणगान गाता था उसके, जो है उसकी ग्लोरी बताता था, उसके गुणगान करता था कि हमारा राजा बहुत महान है, क्या क्या मारा उसने, चाहे राजा जो है वो कैसा भी किया हो उसने, लेकिन फिर भी उसके गुणगान गाता था। अच्छा, राजा के लिए एक सिंहासन मंगाया जाता था, ठीक है, टाइगर की स्किन, एक टाइगर उसकी स्किन के ऊपर में बैठता था। मोस्ट प्रोबेबली वो टाइगर उसी ने कहीं ना कहीं शिकार किया हुआ होता था, कि उसने शिकार किया, उसकी स्किन रखी जाती थी। जब भी वो अश्वमेध यज्ञ करेगा उस टाइगर की स्किन के ऊपर में बैठेगा, ठीक है। टाइगर की स्किन के ऊपर में बैठता था वो। अब क्या होता था, जो राजा की पत्नियां हैं, क्योंकि एक से ज्यादा पत्नियां होती थी राजाओं की, ठीक है, पता नहीं कैसे करते थे यार हैंडल, ठीक है। तो एक से ज्यादा पत्नियां होती थी राजा की वो, और उनके जो बेटे, देखो बेटे बेटियां नहीं, बेटे जो है कई तरह के छोटे छोटे रस्मों में भाग लेते थे। मतलब यहाँ राजा बैठा हुआ है, ठीक है, या उसकी बड़ी वाली पत्नी, या उसकी उससे छोटी वाली पत्नी, उससे छोटी वाली पत्नी, इधर में एक छोटी पत्नी, इधर में एक पत्नी, इधर में एक पत्नी, मतलब जो भी पत्नियां हैं इधर में बैठती थी, बाद में पीछे में बच्चे वगैरह लड़के बैठते थे, वो भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था जिन्होंने, ठीक है, अपने राज्य में से घोड़े को जाने दिया। तो जिन भी राजाओं ने अपने राज्य में से घोड़े को जाने दिया था उन राजाओं को भी बुलाया जाता था इसके अंदर में, ठीक है। और आसपास के जो और बड़े राजा है उन लोगों को भी बुलाया जाता था। ये लोग गिफ्ट गिफ्ट लेकर आते थे राजा के लिए, ओ लीजिए, अरे वाह, मुबारक हो आपको, ठीक है, गिफ्ट लेकर आते थे वो लोग, ठीक है। तो गिफ्ट लेकर आते थे राजा राजा के लिए, ठीक है। कई छोटी बड़ी रस्में यहाँ पर में करनी पड़ती थी, राजा के परिवार को भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया जाता था, ठीक है। जो आम जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल, जिनको विश या वैश्य बोलते हैं, वो भी गिफ्ट लेकर आते थे। बट जो सबसे छोटी जाति के लोग होते थे, शूद्र, क्या उनको आमंत्रित किया जाता था? नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो शूद्र लोग होते थे उनको आमंत्रित नहीं किया जाता था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, उनको ठीक है आमंत्रित नहीं किया जाता था। ब्राह्मण लोग आएंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दो आप लोग मुझे। ब्राह्मण लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे ब्राह्मण लोग। क्या वैश्य लोग आएंगे? क्षत्रिय लोग आएंगे, क्षत्रिय तो आएंगे, खुद राजा लोग क्षत्रिय है तो वो लोग तो आएंगे। ऑर्डिनरी लोग जिनको विश या वैश्य बोलते थे वो लोग आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। अब बात आती है चौथा नंबर का, शूद्र लोग। क्या शूद्र लोगों को बुलाया जाता था? शूद्र लोगों को जो अनटचेबल माने जाते थे, नहीं, उनको नहीं बुलाया जाता था, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनको अलग रखा जाता था। चार वर्ण होते थे जिनमें से 3 वर्ण के लोग आते थे, चौथा वाला वर्ण उनको नहीं बुलाया जाता था, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है पूरा अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, और हर एक बच्चा ट्राई कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। गण या संघ वो जो है वो भी बताऊंगा आपको आगे में, डोंट वरी, बट पहले इसका आंसर तो करिए। अश्वमेध यज्ञ के ऊपर में पूरा आपका टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अश्वमेध के बारे में क्या सत्य है? सारथी राजा पर पवित्र जल छिड़कता था। अश्वमेध को अपनी भूमि से गुजरने देने वाले राजाओं को भी बलिदान में आमंत्रित किया जाता था। वैश्यों को रीति रिवाजों से बाहर रखा जाता था। राजा के पास बाघ की खाल की एक विशेष गद्दी होती थी। पहली बात तो सारथी मतलब होता है जो उसका घोड़ा चला रहा है। आपको लगता है कि घोड़ा जो चलाने वाला सारथी उसको जल छिड़कने देगा? राजा बोलेगा तूने मेरे ऊपर पानी डाला तो डाला कैसे?
पंडित जी डाल सकते, पंडित जी भाई बड़े भगवान के भेजे हुए बंदे हैं वो, ठीक है। सारथी नहीं डालता था, यहाँ पुजारी डालते थे, जो पुजारी होते थे ना, प्रीस्ट या पुजारी, वो डालते थे, पवित्र जल का छिड़काव करते थे। तो पहला वाला गलत है आपका। अश्वमेध को अपनी भूमि से गुजरने देने वाले राजाओं को भी आमंत्रित किया जाता था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैश्यों को रीति रिवाजों से बाहर रखा जाता था। अब आप बताइए कि 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो किसको बाहर रखा जाता था, किसको बुलाया जाता था? आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, वैश्यों को बुलाया जाता था, शूद्र जो थे ना उनको बाहर रखा जाता था, शूद्र लोगों को। तो ये गलत हो गया आप लोगों का। राजा के पास में एक विशेष बाघ की खाल होती थी जिस पर गद्दी बना के बैठता था वो, ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस तरीके से कितने लोगों ने सही किया है आंसर को? केवल 28% लोग हैं जिन्होंने सही किया है, ठीक है। बट अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही कर पाओगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्वेश्चन, इसका इसका भी पोल दे दिया जाए, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और इसका आंसर हर एक बच्चा आप सही करना चाहिए। एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दो यार सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए जाए तो। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं आप लोगों के। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, राजा जो है कौन सा राजा इसको करता था? इस यज्ञ का आयोजन करने वाले राजाओं को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो भी इसका शक्ति सही से यज्ञ कर ले उसको शक्तिशाली माना जाता था कि भाई ये बहुत शक्तिशाली राजा है, इसने अश्वमेध यज्ञ किया है, सही बात, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बोल रहा है कि जो राजा था, ठीक है, वो शूद्रों को इस अनुष्ठान से बाहर रखता था। तो शूद्रों को बाहर रखता था, तो सही बात है ये भी कि शूद्र लोग जो है उनको एक्सक्लूड किया जाता था। तो आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? 70% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड सही, मतलब अब आप लोग सीख गए हो, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। अब ये बड़ा क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन शिफ्ट जो हुई थी उसमें पूछा गया था। तो जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है पता है? अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है, अपने आप को और आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, बेहतर कर रहा है अपने आप को प्रो बना रहा है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लवप्रीत कौर बोल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है सर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कौन सा वाला इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहे यूपीएससी लाइव जी, आप बता दीजिए एक बार फिर से। शादी पक्की हो गई आपकी क्या? आपकी वीडियो जिस जिस चैनल पर चलाई जा रही है वहां कमेंट करके बताने गए थे, बट सभी चैनल ने कमेंट बंद किए हैं सर, प्लीज आप इस बारे में सोचिए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यूपीएससी लाइव जी बिल्कुल सही बात है, और उन सभी चैनल्स को जितने भी है जो अनऑथेंटिकली, मैं बोल रहा हूँ आप यूज करिए, लेकिन जो है ना इस तरीके से करिए कि भाई वहां पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना है, अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर में स्ट्राइक जो है मारी जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि जितने लोग यूज करना चाहते कर लिए, लेकिन वहां एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन में दीजिए कि ये अनऑफिशियल चैनल है, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वहां पर मैं पिन कमेंट के अंदर में बताइए, आप यूज करो ना यार, आप मोनिटाइज भी करो, आप पैसे भी करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बाकी लोग मना करते हो, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा आपको, ठीक है। मैं आपको पूरा मोनिटाइज भी करो, मैं पैसे नहीं लेता चैनल को, हमारा चैनल डिमोनिटाइज है, हम लोगों ने बंद करके रखा है, बट आपको मैं अनुमति दे रहा हूँ। बट यार एटलीस्ट बच्चों को गुमराह तो मत करो कम से कम। देखिए ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, मतलब कि वैदिक पीरियड के बाद वाला जो समय था, जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया लोगों को 4 ग्रुप में, 4 वर्ण में, ठीक है। और ये जो डिवीजन था आप लोगों का वो हायरार्की के ऊपर में था, और डिस्क्रिमिनेटरी था लोअर कास्ट के अगेंस्ट में, लोअर वर्ण के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी था, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव पैदा करता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे, और यह विभाजन पदानुक्रम था, निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय ब्राह्मण। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिस्टम बना था ना ये आप लोगों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये हायरार्की थी। ब्राह्मण मतलब ऊपर वाले लोग, क्षत्रिय मतलब उनसे नीचे वाले लोग, ठीक है, वैश्य मतलब उससे नीचे वाले, और शूद्र मतलब उनसे भी नीचे वाले। तो ये हायरार्की थी, एक पदानुक्रम था यहाँ पर में पूरा का पूरा, और निचले जो वर्ण थे उनके साथ भेदभाव होता था। तो ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की, है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला, मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट, कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मानना था ये गलत सिस्टम है। तो दोनों के दोनों सही है। अब आंसर क्या होगा ये आप लोग देखिए यहाँ पर में, कि ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, गलत। दोनों के दोनों सही है जब, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज द रीजन फॉर बी, ठीक है, ए इज द रीजन फॉर बी। लोगों ने वर्ण को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भेदभाव करता था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। बात को समझो आप लोग, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया कई सारे लोगों ने इसका। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। अगर ये भेदभावपूर्ण नहीं होता तो लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो कई सारे लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भेदभाव करता था, भेदभाव करता था, इसी वजह से। तो आंसर सी है। और मुझे बहुत खुशी है फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 60% लोगों ने सही आंसर किया, मतलब उनको समझ आ गया है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए हो आप लोग, ठीक है। तो यहां बोला क्या है कि बी के वजह, ए के वजह से बी हुआ है, बी का कारण ए है, बी का लोगों के एक्सेप्ट नहीं करने का कारण ये भेदभाव है जो ए में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इसी वजह से ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिन भी लोगों ने सही आंसर किया हाथ ऊपर कर लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी से। सर जी पानी पी लो, अपना ध्यान रखो सर जी, क्लास जी प्लीज। बिल्कुल लवप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। बिल्कुल मैं अभी पानी भी पीऊंगा, ठीक है। तो बुक कंपोज आफ्टर ऋग्वेद, जो ऋग्वेद सबसे पुराना वाला वेद है, ये समझ में आया सबको? कितने साल पहले बना था ये बता देंगे आप लोग। ऋग्वेद के बाद में जितनी भी पुस्तकें बनी उनको लेटर वैदिक कहा जाता है, उत्तर वैदिक। मतलब चाहे आपका यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो आपका, चाहे वो पुराण हो, जो भी चीजें हो, वो सारे के सारे क्या है? उत्तर वैदिक पुस्तकें हैं। तो ऋग्वेद ऋग्वेदिक काल की है, ऋग्वेद के बाद में जो भी पुस्तकें बनी हैं वो सारी की सारी उत्तर वैदिक है। अच्छा चलो बताओ, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो उत्तर वैदिक पुस्तक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया मैंने आपको, एक मौखिक आंसर आप लोगों के लिए, मौखिक, ठीक है। बताइए 4 पुस्तकें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कौन सी वाली उत्तर वैदिक पुस्तक नहीं है? बताओ। अगर ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ लूं तो भी क्या आप लोग आंसर कर पा रहे हो? बिल्कुल आप आंसर कर पा रहे हो फ्रेंड, कि ऋग्वेद जो है वो आपकी उत्तर वैदिक नहीं है। ऋग्वेद के बाद की जो पुस्तक है उनको उत्तर वैदिक बोला जाता है। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक है, ऋग्वेद उत्तर वैदिक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में क्या हुआ फ्रेंड्स की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ठीक है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उनसे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर सबसे नीचे में शूद्र लोग। तो ये हायरार्की थी कि सबसे ऊपर वाले जो लोग रहेंगे उनको ज्यादा प्रिविलेज रहेगा, ज्यादा सहूलियत मिलेंगी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र लोग जो है उनके साथ में तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। विश्व या वैश्य जो लोग थे ये आम लोग थे, जैसे कि किसान लोग, व्यापारी लोग, चरवाहे वाले लोग, ठीक है। इसके अलावा क्षत्रिय और वैश्य ये लोग जो है फ्रेंड्स सेक्रीफाइस कर सकते थे, मतलब यज्ञ कर सकते थे, हवन कुंड कर सकते थे, पूजा अर्चना कर सकते थे। ब्राह्मण तो कर ही सकता था, क्षत्रिय और वैश्य को भी अलाउड था। बट क्या शूद्र लोगों को ये अलाउड था? नहीं, शूद्रों को अलाउड नहीं था। शूद्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो तीनों वर्णों की जो है वो क्या करे? सेवा करे, ओके। और शूद्र जो है तीनों समूहों की सेवा करता था और कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकता था। शूद्रों को बोला जाता था कि आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने केवल और केवल लोगों की हेल्प करनी है, उनकी सेवा करनी है, तीनों वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों की, ठीक है। और ये अनुष्ठान नहीं करना है। इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जो महिलाएं थी, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? मैं हाथ ऊपर करना मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं कितनी महिलाएं, कितने परसेंट महिलाएं हैं यहाँ पर में, ठीक है, ओके। तो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था, मतलब कि वो भी यज्ञ नहीं कर सकती थी, वेदों का पाठ नहीं कर सकती थी महिलाएं। उत्तर वैदिक काल के अंदर में ये हो गया था। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। तो चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे ब्राह्मण महिला, क्षत्रिय महिला या वैश्य महिला या शूद्र महिला, महिलाओं को शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था और उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और महिलाओं को शूद्रों जैसा ही माना जाता था, ओके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था आपका, इसमें बोला गया कि उत्तर वैदिक पीरियड के समय में, मतलब वैदिक पीरियड
ऋग्वेद के बाद के समय काल में ब्राह्मण लोगों ने वर्ण व्यवस्था बना दी जो कि भेदभाव पर आधारित थी। इसी वजह से कई सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। राजा लोग थे वो बोलते थे हम ब्राह्मणों से नीचे कैसे रहेंगे। कई सारे लोग थे वो बोलते थे जन्म के आधार पर क्यों बनाया गया ये सिस्टम, कर्म के आधार पर होना चाहिए। इसी वजह से कई सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक्सेप्ट नहीं करने का कारण भेदभाव था। मैं बताया ना आपको कि कैसे भेदभाव होता था ये चीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब आप देखिए यहाँ पर में, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन आंसर कर बच्चा आंसर कर पाएगा यहाँ पर में। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी सर? देखिए कल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, फीवर था, पेन हो रहा था, और आज भी बहुत पेन है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, इवन मैं ये आप देख सकते हो ये स्प्रे जो है ना बार बार मार के मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा अपनी जान लगा दूं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, जितना भी बेहतर कर सके, दर्द में भी जो भी चीजें हैं उसमें आपकी क्लास ले सके। और इसी वजह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग भी अपने तरफ से जो है जो सपोर्ट दे सकते हो वो सारा का सारा दोगे यहाँ पर मैं। बिल्कुल शूद्र और महिलाएं जो है अगर वेद पढ़ लेती थी उस समय में, तो मनुस्मृति के अंदर में ये बोला गया है कि अगर कोई शूद्र वेद को पढ़ ले या सुन भी ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, लीड जो होता है ना वो पिघला के डाल दिया जाए। ओके, तो निम्न वर्णों में से कौन सा यज्ञ कर सकता था? तो ब्राह्मण कर सकते थे, क्षत्रिय कर सकते थे, वैश्य कर सकते थे, शूद्र नहीं कर सकते थे। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर आप ऐसे क्यों है इतने अच्छे? वर्षा उपाध्याय जी, मैं पता नहीं मैं अच्छा हूँ या नहीं, लेकिन आप इतने अच्छे हो ना शायद इसी वजह से। आप क्लास में आते हो, आप लोग इतने प्यारे प्यारे से बच्चे, इसीलिए वजह से आपकी संगत का असर हो रहा है, आपकी वजह से अच्छा हो। ठीक है, तो वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, सही बात है, महिलाओं को अलाउ नहीं था। शूद्रस वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, शूद्रों को भी अनुमति नहीं थी। तो भाई दोनों सही है यहाँ पर में, दोनों को अनुमति नहीं थी, और सही वाला ही पूछा है ना आपसे यहाँ पर में स्टेटमेंट, तो बोथ आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। सी 73% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर में, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम था और निचले वर्गों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। ठीक है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था जो थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ओके, वर्ण व्यवस्था, उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी है। पहले आप लोग आंसर करिए, हर एक बच्चा आंसर करेगा। हैबिट हो गई है सर आपकी क्लास की। चलिए कंचन शर्मा जी, मुझे भी आप लोगों के पढ़ाने की हैबिट हो गई है। थैंक यू देवदा जी। हिमाचल बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश तो बहुत पास है, अंडमान निकोबार के अंदर में भी पहुंचेंगी, डोंट वरी। अंडमान निकोबार के जो है वो पहले 16 बच्चों ने फॉर्म भरा था, अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार जो है यहाँ पर में 20 लोग हो चुके हैं अंडमान निकोबार के, और उन सबका डिस्पैच कर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार के जितने भी साथी है हमारे, ठीक है, दमन दीव के जितने साथी है, लद्दाख के जितने साथी है, यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग, उन सब लोगों तक पहुंच रही है किट, डिस्पैच हो चुकी है। वाइजैक में भी आएगा, वाइजैक तो पास में आंध्र प्रदेश के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने बताया आपको कि दोनों के दोनों सही है आप लोगों का, और यहाँ पर मैं बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज द रीजन फॉर बी, ये अभी आपको कराया था। तो मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे अभी कराया हुआ क्वेश्चन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया है कि ये देखने की कितने लोग अब देखकर सही कर पा रहे हैं, मतलब उनका दिमाग अब चलने लगा है। कितने लोगों को लगा कि यार अब समझ आ गया क्वेश्चन, अब आप लोगों ने पढ़कर आंसर किया है, समझकर आंसर किया है। कितने लोग हैं ये बता दो, ताकि मैं अगले लेक्चर में भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपना सकूं। मेरे को बता दीजिए कितने लोग हैं जिनको लग रहा है यहाँ पर में। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को अब ये समझ में आने लगा है, मतलब हमारी सही स्ट्रेटेजी चल रही है यहाँ पर में। ओके, ये जो वर्ण सिस्टम था किस पर आधारित था? बर्थ के ऊपर में आधारित था, जन्म पर आधारित था। ठीक है,
जो लोग नीची जाति के माने जाते थे उनको अछूत कहते थे कि भाई इनको छुओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में आते थे शिल्पकार लोग, शिकारी और संग्रहकर्ता जो जंगल में जाके शिकारी करते हैं, यहाँ पर में शिकार करते हैं और भोजन संग्रह करके लाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो लोग दफनाते हैं लोगों को, ठीक है, नहीं है वो कब्रिस्तान वगैरह के अंदर में दफनाने वाले या जलाने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी नीची जाति का माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आप इनसे कांटेक्ट करोगे तो आप पल्यूट हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे आप। ठीक है, तो अपवित्र हो जाओगे। तो पुजारियों का कहना था कि वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। अगर आप जो है ब्राह्मण घर में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप क्षत्रिय धर्म में घर में जन्म लिए तो आप क्षत्रिय हो। और जो लोग अछूत माने जाते थे, शूद्र लोग, उनका उन उनमें आते थे शिल्पकार, शिकारी, भोजन बनाने वाले। अब वो तुम्हारे जो श्री श्री कौन थे वहां पर में वो भैया, ठीक है, क्या नाम था उनका, बादशाह नाम था, क्या नाम था उनका, ठीक है, वो उन्होंने कहा था ना कि मैं हूँ शिकारी कुड़िए, खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने तू, क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। अरे चचा, तुम अगर लेटर वैदिक पीरियड में होते तो तुम शूद्र कहलाते। ठीक है, अभी तुम जो होशियारी मार रहे हो यहाँ पर मैं कि मैं हूँ शिकारी कुड़िया, अरे शिकारी लोग को वो लड़की तुम्हारे पास नहीं आएंगी, समझो बात को। उसके उसके पप्पा मना कर देंगे, बोलेंगे ये अनटचेबल है करके, जबकि वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हटा दो गाना। अगर तुम्हारा गाना जो है मान लो टाइम ट्रेवल करके पीछे चले गए ना, तो मैं हूँ शिकारी गुड़िया बोल दोगे, मैं नहीं हूँ शिकारी गुड़िया, मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा तुमको, जो भी भैया है वो तुम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जोक अपार्ट, तो जो शिकारी लोग थे, जो शिल्पकार लोग होते थे, जो शवाधान कब्रस्तान वगैरह में काम करने वाले लोग थे, उनको अछूत माना जाता था। अब लोगों का मानना था कि यार कई सारे लोग थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि वर्ण सिस्टम जो है ये ब्राह्मण लोगों ने बनाया है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आप को जो है सुपीरियर बनाया है। तो राजा लोग बोलते थे कि क्यों ब्राह्मण लोग हमसे बड़े कैसे हो गए, हम बड़ा है। ठीक है, ब्राह्मण लोग अपने आप को बड़ा मानते थे और राजा लोग बोलते थे कि ब्राह्मण हमसे बड़े कैसे हो गए। तो राजा लोगों ने, कई सारे राजाओं ने मना कर दिया उसको मानने से। कई सारे लोगों का मानना था कि भाई जन्म जो है किसी का भी आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, जन्म कैसे आधार हो सकता है, जन्म पे अपना आपका अधिकार थोड़ी है। आप थोड़ी ना भगवान से असाइनमेंट लेकर आए थे कि भगवान मेरे को यार प्लीज इंडिया में भेज दो, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं सीटेट की तैयारी करूंगी, मैं दानिश सर से पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, भगवान ने बोला कि ठीक है, ठीक है, भेज देंगे देखो करके, भारत के अंदर में जन्म लेके। नहीं तो आपका जन्म जो है वो युगांडा के किसी गांव में होने वाला था। अब आपके हाथ में थोड़ी था कि आपने ऐसा किया कि आपने सेटिंग करवा के भारत में आप है। किसी के हाथ में थोड़ी होता है जन्म। तो जन्म के आधार पर जाति कैसे बना सकते हो आप, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, उसके अलावा जो है आप कोई काम के आधार पर भी कैसे कर सकते हो कि कोई ब्राह्मण गिरी करता है तो वो ब्राह्मण होगा, पूजा करता है, कोई लड़ाकू है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है, कोई फार्मर है तो वो वैश्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है कुछ लोगों का मानना था कि भाई धर्म कर्म करने का अधिकार तो सबको होना चाहिए, भगवान तो सबके है, केवल 3 वर्णों के थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि शूद्रों को आप अधिकार नहीं दे रहे हो। और ये भी बात, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, मेरी बात को समझो आप लोग, एक बात समझ लेना आप लोग, इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये पता है आपको, ये सारा का सारा चीज कहा थी, वर्ण वाला सिस्टम, ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, क्षत्रिय नीचे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये उसी इलाके में था जहां जहां ब्राह्मण लोगों की पहुंची। एज पर एनसीईआरटी ये जो इन्फ्लुएंस था ये केवल पुजारियों का जहां जहां था वही वही पर था। स्पेशली अगर मैं आपको बात करूं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, वहां पर में इनका प्रभाव नहीं था। नॉर्थ ईस्ट इलाके में पुजारी या ब्राह्मण वाली जो व्यवस्था थी, जो वैदिक व्यवस्था थी, वो नहीं पहुंची थी। तो वहां पर में सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंस था वो नहीं था, इतना वेरी शार्प नहीं था वहां पर में। तो उत्तर पूर्व जहां सामाजिक और आर्थिक मतभेदों में गंभीरता से नहीं लिया गया, वहां पुजारियों का प्रभाव सीमित था, वहां पुजारियों का प्रभाव नहीं था। इस वजह से वहां पर में ये सारी चीजें देखने के लिए आपको नहीं मिलती है। ठीक है, जहां पर में पुजारियों का प्रभाव नहीं था वहां पर में ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती। ये लाइन एनसीईआरटी की है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसी वजह से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये इंग्लिश में ये लिखा है, हिंदी में ये लिखा है एनसीईआरटी के अंदर में। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पुजारियों का प्रभाव कम था, जिस वजह से वहां पर में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड, जनपद के समय काल के अंदर में जो है वो किस प्रकार की पोट्री बनती थी, मतलब बर्तन बनते थे। एक और चीज बताता हूं आपको, हड़प्पा समय काल के अंदर में, हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय में कौन से वाले बर्तन बनते थे, ये बता दीजिए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को याद रखना, ब्लैक डिजाइन के जो है वो बर्तन आपको देखने के लिए मिलते थे, काले रंग के। ओके,
लेकिन अगर आप लोग बात करें जनपद काल की, जनपद मतलब होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंदर में कौन से वाले बर्तन आपको देखने के, सॉरी जनपद काल के अंदर मतलब आप लोगों का ऋग वैदिक काल के अंदर में कौन से वाले बर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी जनपद काल की बात आ जाएंगी आप लोगों को, तो पेंटेड ग्रेवेयर, धूसर रंग के बर्तन, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ठीक है। जनपद का मतलब क्या होता था, जन मतलब लोग, ट्राइब, आदिवासी लोग, ठीक है, पद मतलब पैर, तो जहां जहां पर में जन के पैर पड़े, देखो यहाँ पर में रिप्रेजेंटेशन देखो आप लोग, ठीक है, स्पेशल टीचिंग परीक्षा स्पेशल, दानिश सर स्पेशल, यहाँ पर में रिप्रेजेंटेशन, लोग, लोगों के जहां जहां पैर पड़े और उस इलाके को जनपद कहा जाने लगा, ठीक है, मतलब एक जनपद बन गया, ओके, भरत जनपद, ठीक है, परू जनपद, जनपद जहां जहां लोगों के पैर पड़े और वो बस गए वहां जाके, वो जनपद हो गया आपका, ठीक है। आज भी यूपी वगैरह के इलाके के अंदर में आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हो आप लोग, तो जनपद, तो जनपदों के अब राजा होने लगे, ठीक है, राजा होता था उनका, और जनपद का मतलब भी होता था जन के बसने की जगह, जहां जन लोग बस गए, वहां पर में वो लोगों की जब हमने खुदाई की तो हमको पता चला कि ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, और ये बर्तन ग्रे कलर के होते थे, धूसर रंग के, ये देखिए आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं इसको जूम करने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आप लोगों को, धूसर रंग के ग्रे कलर के बर्तन है। तो जनपद काल के अंदर में ग्रे धूसर रंग के बर्तन होते थे, उस पर देखो बेसिक ज्योमेट्री बनी हुई होती थी, ज्योमेट्री छोटी छोटी सी, मतलब ऐसे सिंपल से लाइन वगैरह बनाकर बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस पर बने हुए होते थे आप लोगों के, बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, बेसिक वाले ज्योमेट्रिकल पैटर्न इसके ऊपर में बने हुए होते थे जनपद काल में। तो ये याद रखना है, चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड ग्रेवेयर, जनपद काल की बात है ये, जनपद काल के अंदर में। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में भी पूछा है आप लोगों से, और जो है ना आप लोगों का सीटेट के अंदर में भी पूछा है, सीटेट के अंदर में पूछा है, और एफकेट की एग्जाम के अंदर में भी आया था एक बार कि जनपद के सबूत आपको कहाँ मिलते हैं। पुराना किला दिल्ली जो है ना, दिल्ली में पुराना किला, वहां पर में जनपद के सबूत मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा नाम की जगह है, वहां पर में आप लोगों को जनपद के सबूत मिलते हैं। तो पुराना किला, अतरंजी खेड़ा, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर में आपको जनपद के सबूत मिले हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, जनपद के बाद में आई बात महाजनपद की, ठीक है, जनपद के अंदर में कुछ ऐसा टैक्स वगैरह लेने की प्रथा नहीं थी, लेकिन टैक्स लेने की प्रथा कब शुरू हुई आप लोगों की, इंपॉर्टेंट बन गई, ये आंसर आप लोग करिए जल्दी से, ठीक है। जनपद के अंदर में, हड़प्पा सभ्यता के अंदर में, महाजनपद में या गुप्त काल में, जो भी बच्चा है जिसने देखा है वो आंसर कर पाएगा इसका, ओके। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का महाजनपद काल के अंदर में, ठीक है। आज से करीब 2500 साल पहले टैक्स लेना एक इंपॉर्टेंट बन गया था, पहले टैक्स रेगुलर नहीं लिया जाता था, अब टैक्स इंपॉर्टेंटली रेगुलर लिया जाने लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था आप लोगों का, इसका आंसर समझ गया ना आप लोगों को, जनपद काल के अंदर में जो पोट्री बनती थी वो पेंटेड ग्रेवेयर, धूसर रंग के बर्तन होते थे, और हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन से कलर के बर्तन होते थे वो लिख दो आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। एक क्वेश्चन ये देखते हैं आप लोगों का, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है वो बड़े हो गए, ठीक है, और उनको कहा जाने लगा महाजनपद, मतलब जनपद से ही तो महाजनपद बना ना, जैसे आप पहले कंजूस थे फिर आप महाकंजूस बन गए, वैसे ही तो जनपद थे, कुछ जनपद बड़े हो गए तो वो महाजनपद हो गए। अब क्या हुआ, प्रॉपर फोर्टिफिकेशन होने लगा, आर्मीज रखी जाने लगी, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। जी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं लगभग 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद जो है वो दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उनको महाजनपद कहा जाने लगा था, ठीक है। यहाँ पर मैं अब किलेबंदी की गई और सेनाएं भी खड़ी की गई, सेनाएं भी रखी जाने लगी अब यहाँ पर में। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर में, तो 2500 साल पहले आप लोगों के कुछ जनपद, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गए थे, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है आप लोगों की, ये यहाँ पर में जो महाजनपद थे इनकी अब कैपिटल सिटी भी होती थी। पहले जनपदों में क्या राजधानियां होती थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, जनपदों में राजधानी होती थी क्या, नहीं होती थी जनपदों में राजधानियां। क्या जनपद के पास में रेगुलर आर्मी होती थी, हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से आप सभी लोग, होती थी क्या उनके बारे में, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछना है कि क्या राजा का बेटा अपने आप राजा बन जाता था जनपद में, नहीं।
अब महाजनपद में ये तीनों चीजें होने लगी। क्या जनपद में टैक्स लिया जाता था रेगुलरली? नहीं। अब महाजनपद में रेगुलर टैक्स लिया जाने लगा क्योंकि कैपिटल सिटी बनने लगी, किले बंद किया जाने लगा ताकि कोई आक्रमण ना कर सके, आर्मी रखी जाने लगी यहाँ पर में। ठीक है, अब आर्मी रखेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, तो टैक्स लेना पड़ेगा। तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए अब राजा को जो है यहाँ पर में पैसे की जरूरत होगी, सैलरी देना है, तो सैलरी देने के लिए वो सिक्के छापने लगा। उसके बाद में जो है लोगों से टैक्स लेने लगा ताकि आर्मी को सैलरी दी जा सके। तो टैक्स का जो सिस्टम था आप लोगों का फ्रेंड्स, वो इसके समय में हुआ। और किस किस चीज के ऊपर में टैक्स लगाया जाता था राजा के समय में? ठीक है, अगर आप किसान हो तो किसानों पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर में क्राफ्ट पर्सन हो, उनके ऊपर में लगाया जाता था, ट्रेडर हो उनके ऊपर में लगाया जाता था टैक्स आप लोगों का। ठीक है, जो शिकारी और संग्रहकर्ता होते थे उन लोगों से भी जो लेकर आते थे वहां से, उनमें से कुछ हिस्सा उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। घरों के ऊपर में टैक्स नहीं लगता था, बच्चे पैदा करने पे टैक्स नहीं लगता था। एक जगह पे आया था एक क्वेश्चन कि परिवार के ऊपर में टैक्स लगता था, नहीं, परिवार में टैक्स नहीं लगता था। तीर्थ यात्रा पे कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, जो चीजों पे टैक्स लग सकता है उस पे लगाते थे। जो मजदूर होते थे, जो काम जिनके पास पैसा नहीं था, उन लोगों से जबरन मजदूरी के तौर पर, शिल्पकार वगैरह होते थे, उनसे मजदूरी के रूप में टैक्स ले लिया जाता था। ठीक है, तो महाजनपद काल में क्या चेंजेस हुए? कैपिटल बनने लगी, किले बंद राजधानियां बनने लगी। ठीक है, राजधानियां बनाने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? किले बंद करने से सुरक्षा। अब आपके ऊपर में कोई अटैक करेगा तो पहले उसको वो किला भेजना पड़ेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी किले बनाना। किले बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि भाई कोई दूसरा वाला आक्रमण करेगा तो उसको किला भेजना पड़ेगा पहले। ठीक है, दूसरा राजा की जो है रिचनेस दिखती थी, जितना बड़ा किला उतना पावरफुल और उतना रिच राजा। इसके अलावा किले बंद करने से जनता को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। ये सेकेंडरी रीजन थे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था सुरक्षा, रक्षा करना अपनी, क्योंकि किले के अंदर में रहने से आपकी रक्षा थोड़ी सी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर टैक्स लेना पड़ेगा आपको, जनता से टैक्स लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, सही बात है, ये भी सही है आपका। किले बंद की गई, सेनाएं खड़ी की गई, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। लेकिन ठीक है, 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अब वो जो है किले बंद हो गए थे, उन्होंने सेनाएं रखना स्टार्ट कर दिया था, इसी वजह से वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। क्यों हो गए वो? ऐसी थोड़ी ना है कि समय आ गया और महाजनपद बन गए वो लोग। महाजनपद कैसे बन गए या क्यों इतने पावरफुल हो गए, अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने किले बनाने स्टार्ट कर दिए थे, उन्होंने सेनाएं रखनी स्टार्ट कर दी थी, इवन उन्होंने जो है अपनी राजधानियां बना ली थी, उन्होंने जो है अपने जो लोग थे उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था, इसी वजह से वो महाजनपद कहलाए। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि उन जनपदों ने, जो महाजनपद बन गए, उन्होंने किले बंद करना स्टार्ट कर दिया था खुद को और बड़ी सेनाएं रखनी स्टार्ट कर दी थी, इसी वजह से इसका आंसर ए है कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है ए को कि क्यों ऐसा हुआ। आर में उसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। क्यूट पपी व्लॉग जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी जनपद के समय में ये सब नहीं था, महाजनपद के समय में हुआ। तो प्रियंका वर्षने जी, आप जो है वो जो नंबर है चल रहा है ना नीचे में, उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो टीम को इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे जितने भी लोग हैं। अगर आप चाहते हो कि और मैं इस तरीके के सेशंस तो आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली सेशंस लेता रहूं, ठीक है, तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करता रहेगा। चलिए, तो देखिए क्रॉप्स के ऊपर में जो फसलें होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था किसानों से, जो किसान उगाता था उसको टैक्स देना पड़ता था 1/6 टैक्स। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती थी कि भाई जो तुम क्राफ्ट बना रहे हो उसको तुम हमारे लिए बना कर दो। जो व्यापारी होते थे उनके व्यापार पर टैक्स लगाया जाता था आप लोगों का। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि पिलग्रिम या तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाते थे, ये तो नहीं था ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये तो गलत है आप लोगों का, तो आंसर होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, ऐसा आप लोग आराम से लगा सकते थे ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 90% लोगों ने ए आंसर लगाया, मतलब बच्चे मेरे बड़े होते जा रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर मैं, अब जो संसाधन थे उनको मेंटेन करने के लिए टैक्स की जरूरत थी। ठीक है, तो टैक्स लिया जाने लगा, फार्मर से टैक्स लेते थे, किसानों से, क्राफ्ट पर्सन से
ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों की तरफ में यहाँ पर में जो है वो स्क्रीन आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार बता देंगे अगर आप लोगों की तरफ में अब स्क्रीन बराबर से आ रही है और आवाज भी आप लोगों के पास में आ रही है, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है जितनी भी चीजें हैं आप लोगों की, आप लोगों को यहाँ पर मैं बढ़िया से आप लोग दे रहे हो। यहाँ पर मैं भाग जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फसलें हैं उसके ऊपर में टैक्स लिया जाता था, फसलों के ऊपर में टैक्स लिया जाता था। कितना टैक्स लिया जाता था? 1/6। मतलब मान लीजिए कि आपने 60 किलो चावल उगाया है, ठीक है, तो उसका 1/6 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1/6 मतलब, ठीक है, यहाँ से कट करोगे आप लोग तो 10 हो जाएगा यहाँ पर में, ये तो 10 किलो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, 1/6 इसको बोलते थे भाग। तो ठीक है, भाग टैक्स बोला जाता था, भाग। और टैक्स जो है वो क्राफ्ट पर्सन से भी लिया जाता था, ठीक है, और जो मजदूरी करते थे, जो लेबर होते थे, उन लोगों से भी लिया जाता था लेबर के रूप में। मतलब मान लीजिए कि आप जो है वो लोहार हो, तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है आप आकर कहाँ पर में, आप जो है राजा के महल में या जो भी काम है या कोई चीज बनवा रहा है राजा, तो उसके यहाँ पर में जाकर आप एक दिन के लिए क्या कर दो, ठीक है, मजदूरी कर दो। जो वीवर होते थे, बुनकर होते थे, लोहार होते थे, उनको भी जो है फ्रेंड महीने में एक दिन जाकर काम करना पड़ता था राजा के यहाँ पर में, उसके रूप में टैक्स देते थे ये लोग। ठीक है, चलिए। जो हर्डर पशुपालक होते थे, उनको जो एनिमल प्रोड्यूस होता था, जो भी उन लोगों का पशुओं से जो उनको प्राप्त होता था, दूध, घी, जो भी प्राप्त होता था, वो उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता था जो उन्होंने कमाया है। और शिकारी और संग्रहकर्ता जो होते थे, उनको भी राजा को देना पड़ता था टैक्स, जो उन्होंने जंगल से प्राप्त किया है। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को टैक्स देना होता था। ओके, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप देखोगे पिलग्रिम टैक्स नहीं है या तीर्थकर टैक्स नहीं है। किसानों को कितना टैक्स देना पड़ता था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मुझे एक बार। ठीक है, किसानों को कितना टैक्स देना पड़ता था? टेक्निकल इशू है, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर में। हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू भी करेंगे आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, जितना भी रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा डिटेल में, और 60 में से 60 के लायक मैंने आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इस वजह से जितना भी समय लग जाए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो लेता रहूंगा। कितना टैक्स था? 1/6, जिसको बोलते थे भाग। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को आंसर करिए आप। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पर में कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन एज अ टैक्स फ्रॉम, किससे लिया जाता था? 1/6 हिस्सा किसानों से, उनकी जो फसल होती थी उससे। अब मैं आपको ऑनलाइन शिफ्ट का एक पेपर दिखाता हूँ, ऑनलाइन शिफ्ट का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और कल भी आप लोगों की क्लास होंगी 5 बजे, ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहेंगे कल भी। ठीक है, कल भी आपकी क्लास होंगी। और जितने बच्चे देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम से पहले इतना आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा कि आप लोग जो है सारे के सारे लोग अपने आप को 60 में से 60 लाने की कैपेसिटी के अंदर में पाओगे। ओके, ये देखिए क्वेश्चन आपका ऑनलाइन शिफ्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाले नियमित कर नहीं है? ये ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, और जो है शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित टैक्स नहीं था, तो क्रॉप के ऊपर में लिया जाता था। कितना लिया जाता था आप बता दीजिए? शिल्पकार जो होते थे उनसे लिया जाता था, महीने में एक दिन जाके मजदूरी करनी होती थी। चरवाहों से लिया जाता था, जो भी उनके पास में जानवर होते थे उससे जो प्रोड्यूस मिलता था, दूध, दही, घी जो भी मिलता था वो देना पड़ता था। फैमिली से टैक्स नहीं लिया जाता था, पारिवारिक टैक्स नहीं होता था आप लोगों का। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने? 82% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। पारिवारिक टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता था इस प्रकार का। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज आई थिंक शायद से फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है बार बार आपका माइक भी बंद हो रहा है, क्लास भी बंद हो रही है, जिस वजह से एक फ्लो टूट रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर में कि मेरे पास में ये क्वेश्चन है आप लोगों का, जो बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका कितना प्यारा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को बताऊं तो देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन तरीके से हम लोग जो ये पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, आपका जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों की मगध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग जो है पूरा का पूरा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर में, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवियल हिस्ट्री है, हर चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर में। ठीक है, ये देखिए आपका अराकी मेडू वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे में। ठीक है,
जितनी भी चीजें हैं आप लोगों की, जो जो आप लोगों को पढ़ाया जा सकता है, देखिए बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन करके इतना प्यारा सा स्लाइड आप लोगों के लिए बनाया है जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, उसके बाद में देखिए चोला वाले जो क्वेश्चन थे, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को आया था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा कि जो आप लोगों को कैसे करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन को, और इसी तरीके से ज्योग्राफी भी कराने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से आप लोग देखोगे, ये आपका वीवर बुनकर सारी की सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की होंगी। प्लस आप आगे में देखते जाइए आप लोग, ठीक है, ये महलवारी सेटलमेंट हम लोग करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है मेरे पास में आप लोगों को समझाने का महलवारी सेटलमेंट को, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से महलवारी सेटलमेंट काम करता था। ओके, आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूअसली, और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में, हम्पी से रिलेटेड लेकर, ठीक है, सूरत से स्वाभिमान आंदोलन से लेकर हर चीज के क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि साइमन कमीशन वाला जो पॉइंट है आपका, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स के जरिए आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी बच्चे ने। कल ये सारा का सारा, आज जो है फ्रेंड टेक्निकल इश्यूज के कारण बार बार क्लास जो रुक रही है आप लोगों की, ठीक है, वो सारे के सारी चीजें हम लोग, स्त्री पुरुष तुलना वाला क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर में आता है आप लोगों का। ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम, ये देखिए तुम्हारे चचा का लड़का थॉमस बैगिंगटन मैकोले, मैकोले वाला चीज आप लोगों की पूछी जाती है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। गोंड वाला पढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं प्यारा सा हाथी आपका, ठीक है, ये देखिए आपका हाथी, ठीक है, गोंड, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। इसके ऊपर में जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, गोंड साम्राज्य के बारे में, अहोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अहोम के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अहोम के ऊपर में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, ये मैं आपको समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये आप लोगों का ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर आया था, ये ऑफलाइन में आया था, ये ऑनलाइन में आया था, दोनों में आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ना है कल। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हो आप लोग की पूर्ण स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के, प्रिंट कल्चर से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है, कथक आप लोगों का, देखिए कथक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, ठीक है, मुगल कोर्ट से रिलेटेड, वाजिद अली शाह से लेकर हर चीज जो आप लोगों की बनती है क्वेश्चन के अंदर में, हर वो चीज जो बन सकता है वो आप लोगों को करवाने वाला हूँ मैं, मिनिएचर पेंटिंग से लेकर सब कुछ। ये प्रिंट कल्चर के ऊपर में से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये सिर्फ केवल आपके इसमें नहीं आ रहे, देखिए यहाँ पर मैं गोपी चंद्र, धर्म ठाकुर, मायामती, ये सारे के सारे जो चीजें आप लोगों की, ये ऐसी चीजें जिस पर क्वेश्चन बनेंगे, और ये केवल सीटेट में नहीं, बिल्कुल आपको DSSB वगैरह में भी काम आएगा। मुगल सल्तनत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हुआ है, 3 बार आया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, जो है बंगाल किसके नेतृत्व में अलग हुआ था आप लोगों का, तो इसका आंसर जो है आप लोगों का मुर्शिद कुली खान है। आराम से आप इसका आंसर लगा पाओगे अब आगे जाकर। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हो मराठा, मराठा के बारे में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में जाट, ये यही चीज है जो आप लोगों को जो है फ्रेंड सारी की सारी आपको बाकी लोगों से आगे कर देंगी। जाट लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, इसके ऊपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कराऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, राखी जो टैक्स लिया जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर में हम लोग, महाराजा रंजीत सिंह। मुझे लगता है कि अगर कोई महाराजा हुआ है, ठीक है, मेरे नजर में, अगर मैं आप मुझसे पूछो जिनको मैं जान, जिसके बारे में मैंने देखा है, महाराजा रंजीत सिंह जैसा कोई नहीं हुआ। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की तरह। ठीक है, इनके ऊपर में बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रिंट कल्चर, हर चीज के ऊपर में हम लोग जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों का। बंदा बहादुर से रिलेटेड हर चीज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। स्टेट्स जो है आपका अलग जो हुए थे, भाषाई आधार पर जो स्टेट अलग हुए, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहेंगे। कल 5 बजे आ जाएंगे। जिन लोगों को सक्सेस किट नहीं मिली है उनको मिल जाएंगी। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग जो है टीचिंग परीक्षा के चैनल के ऊपर में जाकर वो टीचिंग परीक्षा सक्सेस किट लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों को वो मिल जाएगी। हजारों लोगों ने भर चुके हैं, आप लोग भी भर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर में। कल इसको जो है हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है जिस वजह से हम लोगों का रुक जा रहा है बार बार लेक्चर, बट कल हम इसको खत्म कर देंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि यार आप लोगों के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो भी कुछ किया जा रहा है, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देना आप लोग इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आप लोगों को जो है बिल्कुल पूरी मेहनत पूरी जान लगा देंगे इसके ऊपर में। ठीक है, इतना मैटर सर 2 से 3 दिन बिल्कुल नीतू साचू जी, बिल्कुल इतना तो हम लोग करा रहे। कितनी मेहनत आप सोचिए कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लग रही होंगी, ये सोचिए आप। ये मेहनत बनाने में कितनी, आप लोगों को सिर्फ एक पढ़ना है, एक स्लाइड के ऊपर 1 मिनट आप रुकते हो, एक एक स्लाइड को बनाने में कितनी मेहनत लगती होंगी आप खुद से सोचिए। कितना मेहनत लग जाती होंगी एक एक स्लाइड को बनाते बनाते, एक क्वेश्चन निकालते निकालते, इमेजेस ढूंढते ढूंढते।
ठीक है, ये पूरी पूरी टीम की मेहनत है यहाँ पर। मैं टीचिंग परीक्षा का एक एक सदस्य जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता है, मैप्स ढूंढ रहा होता है, सब कुछ कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग यहाँ पर में, कल भी। और तब तक के लिए आप लोग कल वाले सेशन को जो है लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, नोटिफिकेशन का जो है बटन है वो दबा देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अभी अभी जाइए आप लोग जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस, बट मेरे लिए जो है फ्रेंड्स आपका 3 घंटे का मोटिवेशन देने वाली बात होंगी। जितने बच्चे सुन रहे हैं हर एक बच्चा, आपको 1 मिनट लगेगा लेकिन मुझे वो कल 3 घंटे का मोटिवेशन देगा कि आप लोगों के लिए मेहनत करनी है। हर एक बच्चा जाओ अभी सेशन को जो है जल्दी से वहां पर में कर देंगे आप लोग, लाइक एंड शेयर जल्दी से सभी लोग। ओके चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे ये खत्म होगा पूरा हिस्ट्री का मैं आप लोगों के लिए, अच्छा एक और चीज, हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, सारे के सारे तीनों के तीनों जो लेक्चर्स होंगे आपके हिस्ट्री के वो पढ़िए आप लोग। मैं हिस्ट्री के ऊपर में एक टेस्ट बनाऊंगा आप लोगों की, पूरा हिस्ट्री के ऊपर में एक, और उसको हम लोग जो है ऐप के ऊपर में लेंगे और इनाम भी रखेंगे। जो टॉप जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को हम लोग जो है इनाम भी देंगे ताकि वो लोग और ज्यादा मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। तो तीनों लेक्चर, जो पिछला वाला लेक्चर है उसको भी आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए, इस लेक्चर को रिवाइज करिए, और कल वाला जो लेक्चर रहेगा उसको भी अच्छे से रिवाइज करना। फिर हम लोग पूरा हिस्ट्री का, फिर इसी तरीके से ज्योग्राफी का पूरा करके हम लोग रिवीजन के तौर पर एक टेस्ट लेंगे आपकी सिविक्स की, पेडागोजी की, और फिर बड़े बड़े मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे यहाँ पर में। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। नहीं आज नहीं, कल टेस्ट जो है आप लोगों की कल होंगी, कल कल जैसे होगा ना उसके बाद में, कल या फिर परसों आप लोगों की जैसा भी है टेस्ट का मैं शेड्यूल कल बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बाय, थैंक यू। जी बिल्कुल यूपीएससी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर यूपीएससी लाइव जी, आपके प्यारे से कमेंट के लिए थैंक यू, थैंक यू। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। वहां पर मैं आप लोगों को जो है जितनी भी जो चीजें है ना वो आप लोगों को मिल जाया करेंगी। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मिल जाएंगी। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग सर्च करोगे ना, दानिश शेख लिखकर DANISH यहाँ पर में, और टीचिंग परीक्षा, ठीक है, 2 चैनल्स है, दोनों को आप सर्च कर लीजिए, दोनों पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। चलिए थैंक यू नीतू जी, थैंक यू, बाय।